Good evening, everyone. Welcome to the free class organized by Destiny Star on the topic कर्म विपत संहिता। जिज्ञासु जी से रिक्वेस्ट कि इस टॉपिक को सभी को एक्सप्लेन करें सरल भाषा में। ओवर टू जिज्ञासु जी। थैंक यू अनुरुद्ध। और आज का दिन बड़ा पावन है, तो सीधे और बहुत सरल भाषा में कहा जाए तो आज जो है वो गुरु पर्व है। ठीक है, तो अभी गुरु पर्व के बारे में पहले कुछ जानकारी साझा करते हैं और देखते हैं कि ये जो गुरु पर्व है, क्या इसका कोई ज्योतिष से भी संबंध है डायरेक्ट। ज्योतिष तो वेदांग है, संबंध तो हमेशा होगा ही होगा, गुरु की परंपरा से ही आता है। लेकिन देखते हैं, सबसे पहली चीज आप ये समझिए, अपनी अपनी परंपराएं हैं, मानने की बातें हैं, लेकिन प्रथम गुरु हैं भगवान शंकर। इसके बाद जो अगले गुरु हैं वो हैं कृष्ण, जगत गुरु हैं। भगवान शंकर तो प्रथम गुरु हैं, तो भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं। कहते हैं ना, वासुदेव सुतम देवम कंस चूरम मर्दनम। कंस और चूरण चूर्ण नामक राक्षस का उन्होंने मर्दन किया था। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो यानी कि भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं। अब गुरु पर्व में महर्षि गुरु वशिष्ठ, जिस परंपरा में तुम सब भी हो क्योंकि वशिष्ठ परंपरा को हम फॉलो करते हैं, तो जो महर्षि गुरु वशिष्ठ थे, उनके पौत्र थे ऋषि पराशर। ध्यान रखना, वशिष्ठ के पौत्र ऋषि पराशर, और पराशर के पुत्र भगवान व्यास का आज जन्मदिन है। तो हम लोग पराशर की तो विद्या पढ़ते ही पढ़ते हैं, बृहद पराशर हो रहा साथ। तो अल्टीमेटली गुरु वशिष्ठ के, महर्षि गुरु वशिष्ठ के पौत्र थे ऋषि पराशर, और पराशर ऋषि के पुत्र हैं भगवान व्यास। कहीं कहीं पे आपको ये भी होता है कि व्यास एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है, मतलब एक गद्दी का नाम है जिसमें जो बैठता था वो उस समय का व्यास कहलाता था, यानी कि एक इंटेलेक्चुअल धरोहर है। तो व्यास इंसान व्यक्ति के अलावा, इसको अगर हायर लेवल पे समझो तो एक कलेक्टिव धरोहर भी हो सकती है कि जिस गद्दी पे जो भी समय समय पे बैठा वो व्यास कहलाया। तो अल्टीमेटली पराशर पुत्र भगवान व्यास का आज जन्मदिन है, जो जिन्होंने सनातन धर्म के बारे में अग्रण रहे हैं, गुरु रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस पावन गुरु पर्व के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हृदय से। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी, वैसे तो ये आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी होगी, लेकिन इसी बहाने हम लोगों ने एक रिवीजन भी कर लिया कि कैसे चीजें चलती हैं। तो एंजॉय करिए। और आज के अच्छे दिन पे अब हम लोग शुरू करते हैं अपना एक ज्योतिष का सत्संग है। खुले मन से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। क्रिटिसिज्म, एनालिसिस, वो सारी चीजें आपके अपने मत में हैं कि आप उसमें कितना डूब जाते हैं। समझने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। और आज विषय है कर्म विपाक संहिता। अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जिंदगी के पड़ाव में आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। किसी ने इसको पढ़ने की कोशिश भी की होगी, किसी ने इसमें कुछ और ज्यादा डूब के पढ़ा होगा, सब ने इसको अपने अपने तरीके से समझा होगा। तो चलिए, सबको मिला जुला के अपना भी मत और अपने पूर्व के आचार्यों और गुरुओं के मत को जितना हमने समझा अपने तरीके से, और जो पब्लिक डोमेन में चीजें मौजूद है उसके हिसाब से आज हम लोग यहाँ पर कर्म विपाक संहिता का ज्योतिष सत्संग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कर्म विपाक संहिता के कई सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो हमें, क्योंकि हम सभी ज्योतिष के छात्र हैं, तो अल्टीमेटली शिष्यों को, स्टूडेंट्स को इस बात के लिए हेल्प करना कि एक सोल या एक आत्मा एक पर्टिकुलर नक्षत्र के पदा में और एक पर्टिकुलरली प्लेनेटरी कॉन्फ़िगरेशन में क्यों जन्म लेती है। तो आपको ये सभी पता है कि ज्योतिष जो है वो कर्म फल पर आधारित सिद्धांत पर आधारित शास्त्र है। ये कभी ना भूलिएगा कि जैसे कर्म हम पहले, हमारी आत्मा अलग अलग जन्मों में करती आई है, उसी के हिसाब से हमें जन्म मिलता है। तो ये एक अपना फंडामेंटल हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कर्म विपाक संहिता को आज अब हम लोग ज्योतिष के चश्मे से, ज्योतिष के लेंस से देखने का प्रयास करने जा रहे हैं, और एंजॉय करना है। कोई लोड नहीं लेना है, सुनना है, जितना समझ में आए उसको रखना है, जो ना समझ में आए उस पर विचारशील रहना है। समझ में आज नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा। तो सबसे अहम क्वेश्चन है, वाई इज अ सोल
बॉर्न इन अ पर्टिकुलर नक्षत्र एंड अ पर्टिकुलर पदा। चंद्रमा, चंद्रमा का यहाँ पे हम प्रमाण ले रहे हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र के किस चरण में है, उसको हम प्रमाण लेते हैं कि उसी से कर्म विभाग संहिता के बारे में शंकर जी पार्वती जी को, पार्वती जी पूछती हैं कि हे प्रभु ये बताओ कि दुनिया में इतनी जो इनको कष्ट है या इसका परिमार्जन है, क्या करना चाहिए। तो तब शंकर भगवान उसके जन्म चंद्रमा के चरण को प्रमाण बनाते हुए बताते हैं कि देखो पार्वती जी, इसने इस नक्षत्र के इस चरण में जन्म लिया है, तो इसका पिछले जन्म में ये गलतियां की हैं और इस जन्म में इसको ये फल मिल रहे हैं, अच्छे या बुरे, और अगर ये चाहता है कि इनसे ओवरकम कराए तो उसको ये रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि इसने इस नक्षत्र के इस चरण में जन्म लिया है। तो ये 108 तरह की कहानियां और चीजें और रेमेडी शंकर भगवान इस लोक कल्याण के लिए, दुनिया के लोगों के कल्याण के लिए पार्वती माता को बताते जाते हैं। और वो यही दोनों का संवाद के अलग अलग टीका, टीका मतलब राइट अप्स, और अलग अलग राइटरों के द्वारा आज की तारीख में हमको मिलते हैं, जो हम आपको पीडीएफ फॉर्म में आने वाले दिनों में भेज देंगे। उनको आप पढ़ेंगे और उन्हीं को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसके, अच्छा ये तो आप पढ़ तो सब लेते हैं, असली ज्योतिष का मजा क्या है कि उसके डीप मीनिंग में उतर आ जाए। तो चलिए, कि मतलब पढ़ने के बाद भी हम कई बार उसके 100 शेड्स ऑफ ग्रे नहीं समझ पाते हैं कि इसमें छुपा हुआ मूल अर्थ क्या है। तो मूल अर्थ समझना बहुत जरूरी है। तो अल्टीमेटली समझिए, आज और आज के बाद भी आने वाले दिनों में हमारा क्या है, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ कर्मा अकॉर्डिंग टू कर्म विपाक संहिता, ये हमारा आने वाले दिनों में हमें सीखना, और आज भी सीखेंगे। आज हम क्या सीखेंगे, पास्ट लाइफ कर्मा किस प्रकार से मैनिफेस्ट करते हैं प्रेजेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, और सोल क्यों एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नक्षत्र में और पदा में जन्म लेती है, और सबसे बड़ी बात रिलेशनशिप बिटवीन ग्रह नक्षत्र और कर्मा, ये भी आज सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे, ठीक है। और क्या कोई रेमेडियल मेजर्स हैं जिससे कि हम इंटेंसिटी ऑफ कार्मिक सफरिंग, ये जो कर्म करके आए उनकी जो सफरिंग इस जन्म में हो रही है, क्या कोई ऐसा मेजर बताया गया है शिव जी द्वारा पार्वती जी को कि जिससे हमारी सफरिंग कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज, किसी भी जातक के हॉरोस्कोप को कार्मिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से कैसे जज किया जाए। देखिए मैंने यहाँ पे कार्मिक पर्सपेक्टिव वर्ड इस्तेमाल किया है, प्रिडिक्शन इस्तेमाल नहीं किया, प्रिडिक्टिंग इवेंट नहीं इस्तेमाल किया है। ये समझदार लोग ही इस बात को समझ पाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्मिक पर्सपेक्टिव एंड प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टिंग एंड इवेंट। इवेंट की बात कोई भी ज्योतिष का डील में सबसे बड़ी बात है अपने आप को सुधारने की विद्या है, जीवन जीने की कला है। प्रिडिक्शन भी अपनी जगह, उसी में से प्रिडिक्शन निकल आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अपने कर्मा को समझे, कर्म फल को समझे और उस हिसाब से अपने जीवन को सुधारे, कार्मिक पर्सपेक्टिव। तो इन चीजों के इर्द गिर्द हमारा आज का ये ज्योतिष का सत्संग, इतने अच्छे पर्व पे, इतने अच्छे दिन पे, इतनी अच्छी तिथि बुद्ध पूर्णिमा और में आज हमारे आपके साथ रहेगा। चलिए चलते हैं और एंजॉय करिए, आनंद लीजिए ज्योतिष का, और हमारे जो ऋषि मुनि और समझदार लोग जो चीजें बता गए हैं, इवन ये तो खैर शंकर भगवान और पार्वती का संवाद है तो इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ उनके छुपे हुए भेद को समझना है अपनी अल्प बुद्धि से। थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो जीवन बहुत आगे बढ़ जाता है। तो नाउ लेट्स बिगिन, व्हाट इज कर्म। अब सबके मन में एक उत्सुकता जगी होगी, हर आदमी कर्मा की एक कुछ पेट डेफिनेशन, कुछ रटी रटाई डेफिनेशन, कुछ इंटरनेट की डेफिनेशन, कुछ जो टीचर होते हैं। तो कर्म, सोचो विचार करो, एक सेकंड ठहरो, कभी ज्योतिष पढ़ते समय ठहरो कि अच्छा कर्मा क्या है। हमेशा इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो अब क्यों दो दो संतान जो जन्म लेती हैं, दो चिल्ड्रन जो लेते हैं एक ही दिन में, एक अमीर खानदान में पैदा होता है और एक गरीब खानदान में पैदा होता है, क्यों एक ही दिन पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ज्योतिष तब इस सवाल का जवाब देती है, हाँ, और ज्योतिष जब इस सवाल को पूछती है कि कब, तब कर्म विभाग संहिता बताती है क्यों। जब ये हो गया, देन दिस क्वेश्चन हैज अराइज कि एक गरीब एक अमीर, तो फिर कर्म विपाक संहिता से पता चलता है क्यों एक अमीर और क्यों एक गरीब। तो इसकी जो डीएनए और इम्प्रिंट और छुपा हुआ हिस्ट्री है वो बैक में जाती है, पिछले जन्मों में जाती है। तो अकॉर्डिंग टू कर्म विपाक संहिता, समझ लो पहले, बिल्कुल बेसिक से चलो तभी मजा आएगा। क्या कहती है कर्म विपाक संहिता, का बेस क्या है, रीढ़ की हड्डी क्या है, बैकबोन क्या है। एवरी एक्शन
एवरी एक्शन ऑफ योर्स विल प्रोड्यूस अ सबटिल इंप्रेशन, यानी कि हर कर्म से, हर एक्शन से एक संस्कार पैदा होगा। और ये जो एक्शन है ना, ये सिर्फ ये तीन तरह से होता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, वाणी से, और हाथ पैर से। ये तीनों तरह से। हम लोग गलती ये कभी मत करना कि तुमने अगर किसी के बारे में अच्छा सोच लिया, बुरा सोच लिया, तो भी वो संस्कार पैदा हो गए। जैसे एग्जाम्पल तुम लोग को पिछली बार दिया था कि जब रामचंद्र जी का स्वयंवर हो रहा था, तो सीता की जितनी भी सखियां थीं वो रामचंद्र जी पे मोहित हो गई कि अरे वाह, क्या पर्सनालिटी है, क्या दिव्य पुरुष है। बोली कुछ नहीं, बस मन में विचार आ गया, यार काश हमारा भी संबंध इनसे होता। तो कर्मा जनरेट कर लिया उन लोगों ने, जितनी भी सखियां थी पीछे चल रही थी सीता जी के आगे पीछे दाएं बाएं। अब उन्होंने इच्छा जाए, मन में इच्छा आ गई, यार ये तो हमारे भी पति होते तब कितना मजा अच्छा होता। तो फिर जब रामचंद्र जी कृष्ण के रूप में पैदा हुए तो ये सब दासियां बनी, सब गोपियां बनी, सबको बराबर। तो ये पहले समझो, जब उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने कुछ कर्मा नहीं किया कि उनको लेटर पकड़ा दिया या उनको खींच लिया या उनको इशारा किया, सिर्फ मन से विचार किए, कर्मा जनरेट, संस्कार बन गया। अब पड़ गया संस्कार चंद्रमा पे, मन पे, डीएनए में, इन तो सोचा हुआ भी एक्शन है, वो भी प्रिंट हो जाएगा। अब ये भी निपटाना है किसी न किसी जन्म में। यही रीढ़ की हड्डी है। इससे और भी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे बाली, रामचंद्र जी ने बाली को मारा छुप के, वही बाली बहेलिया बना, उसने कृष्ण के रूप में जब रामचंद्र जी आए पैर में तीर मारा। तो एक्शन किया अनकिया नहीं हो सकता है, एक बार जो कर दिया, चाहे मन से चाहे वचन से, मनसा वाचा करना, वो संस्कार में डेवलप हो जाता है। क्लास थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन मजा इसी में है कि जब हम चीजों को बहुत स्टेप बाय स्टेप बारीकी समझे। चलाने को तुम ट्रेन चला दे यहाँ से फटाफट, लेकिन मजा नहीं है, कम हो जो भी हो, लेकिन वो समझ में आना चाहिए कि अल्टीमेटली खेल किस तरह से मोल्डअप होता है जीवन में। तो अगर एक बार बेसिक समझ में आ गया ना, तो फिर आगे की कहानी इजी हो जाती है। तो अल्टीमेटली इंप्रेशन रिमेन्स विद द सोल, सबटिल इंप्रेशन, संस्कार, संस्कार रिमेन्स ऑलवेज विद द सोल। ये सोल की जर्नी है, तुम्हें सब पता है। शरीर तो कपड़ा है, गीता में कहा है श्री कृष्ण ने, बार बार चोला बदलेगा, आत्मा चोला बदलती है। लेकिन वो जो संस्कार बन जाते हैं, किसी को मीठा बहुत पसंद होता है जन्म से, कई जन्मों में उसकी आत्मा खाती चली आ रही है, पसंद करती आ रही है किसी को। हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्यों बिहेव करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज से हमें डर लगता है, एक पर्टिकुलर चीज लगता है ये तो बड़ी आसान है, हम तुरंत कर लेंगे, क्योंकि वो जो सोल पे इंप्रेशन है, सबटिल इंप्रेशन है, वो हमारे वैसे ही है। किसी को ऊंचाई से लग रहा है, किसी को जल से लग रहा है, किसी को भीड़ से फोबिया लग रहा है, क्यों? क्योंकि किसी किसी जन्म में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि उसके ऊपर वो सबटिल सूक्ष्म रूप से छपा हुआ है, उसके मन, मस्तिष्क, इंद्रियों में, डीएनए में। इस वजह से वो चीजें लेके आता है अपने साथ। तो ये समझना। तो अल्टीमेटली, क्योंकि और ये जो इंप्रेशन है, संस्कार हैं, ये ट्रेवल करते हैं एक बर्थ से दूसरी बर्थ तक। तभी हम लोग क्या कहते हैं, कुछ साथ जाएगा नहीं, रुपया पैसा धन दौलत सब यहीं रह जाएगा, जाएगा तुम्हारे अच्छे संस्कार, जो तुम्हारे इम्प्रिंट्स पड़ गए होंगे वही जाएंगे। इसलिए ज्योतिष क्या है? विद्या है। बाकी सारी अविद्या है। तुमने इंजीनियरिंग पढ़ी आईआईटी से, वो अविद्या है। जरूरी नहीं है कि वो अगले जन्म में भी इंजीनियरिंग ही बनो, लेकिन ज्योतिष अगर पढ़ लिया तो वो ज्योतिष के इम्प्रिंट रहेंगे तुम्हारे माइंड में अगले जन्म तक भी। हम खैर यहाँ पे वैद्य की और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें समझाने का कोशिश करें कि कुछ विद्याएं और कुछ अविद्याओं में भी फर्क है। तो जैसे ज्योतिष एक विद्या है, तो इसको अगर सीखोगे तो ये अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड होगी। जरूरी नहीं कि तुमने कुछ और सीख लिया तो वो भी अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड हो, वो जो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ज्योतिष की गारंटी है कि वो अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये संस्कार बन जाते हैं। और चीजें भी संस्कार बन सकती हैं, लेकिन ज्यादा टाइम ले सकती हैं, नहीं भी बन सकती हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये समझने की बहुत जरूरत होती हमें है। तो एक्यूमुलेटेड, अब ये जो एक्यूमुलेटेड स्टोर हाउस है, ये हमारा संचित कर्मा है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल में बताया भी था। और उस टोटल कई जन्मों के कर्मा से हमें थोड़ा सा पोर्शन प्रारब्ध का मिलता है, वो प्रारब्ध बनता है। तो अल्टीमेटली, जैसे मैंने आपको पिछली बार बड़ा आसान एग्जांपल दिखाया था कि जैसे हमने हमारा एक शॉपिंग मॉल में हम एंटर किए। अब शॉपिंग मॉल में पचासों चीजें बिक रही हैं, खाना, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, दुनिया की चीजें बिक रही हैं। तो यानी कि हमने अपनी जिंदगी में, हमारी जो अलग अलग सोल ने अलग अलग जन्म लिए, उन्होंने इतनी सारी चीजें शॉपिंग मॉल में जो है वो सब हमारे अलग अलग कर्म है, जो कि हमको एक ना एक दिन खरीदने और कंज्यूम करने हैं। लेकिन वो बहुत सारा ढेर है,
भांति भांति की ब्रेड हैं, भांति भांति के परफ्यूम हैं, भांति भांति के कॉस्मेटिक हैं, भांति भांति के फल हैं, भांति भांति के जूसेस हैं, आइसक्रीम है। यानी कि हमने कई जन्मों में इतना बड़ा स्टोर हाउस बना रखा है। तो अब ये इतने सारे तो हम एक जन्म में तो कंज्यूम कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, एक बास्केट लेके उसमें जाते हैं, मतलब समझने के लिए। अब उस बास्केट में हमें लगा कि अब हम ये जन्म लेने जा रहे हैं, 70 साल के लिए जा रहे हैं, तो यार इतने बड़े स्टोर में से हम क्या क्या निपटा पाएंगे 70 साल में, तो हम अपनी बास्केट में रखते जाते हैं। अच्छा, ये वाला परफ्यूम निपटा देंगे, ये वाला खाना निपटा देंगे, ये वाली खराबी निपटा देंगे, ये वाली अच्छा। अब हमने अपनी बास्केट भर ली 70 साल के हिसाब से जो जन्म लेने जा रहे हैं। यानी कि हमने उस संचित में से पूरा जो कंप्लीट संचित था उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रारब्ध निकाल लिया कि भैया ये भोग लेंगे जाके इस बार, अब जा रहे हैं ये बास्केट भर के ले जा रहे हैं, इतना भोग के आएंगे, फिर अगली बार भोगेंगे, धीरे धीरे इसको खाली करें। तो ये जो प्रारब्ध लेके निकले, बास्केट लेके निकले हम उस पूरे बड़े वेयर हाउस से अपने, यानी अब हम ये जा रहे हैं भैया 70 साल के लिए नया जन्म लेने, इसमें ये 70 साल में ये जो बास्केट में भर लाए हैं ये सब निपटाएंगे। तो ये सब निपटाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट चाहिए, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन चाहिए, पर्टिकुलर लग्न चाहिए, पर्टिकुलर चंद्रमा चाहिए, पर्टिकुलर नक्षत्र चाहिए। क्योंकि मान लो हमने या तो फिर बास्केट दूसरे नक्षत्र के हिसाब से भरी होती, ये निपट जाए, तो हम अपनी ईज के हिसाब से जो बास्केट भर के लाए हैं, तो इस को खा पी के निपटाने में, बराबर करने में हमें ये भी फैसिलिटी मिलती है कि यार चलो, अच्छा कौन सा कॉम्बिनेशन लोगे जिसमें ये आसानी से निपट जाए, तुम्हें ज्यादा कष्ट ना हो। फिर भी हम कहते हैं ना हमें कष्ट ही कष्ट है, पूरी जिंदगी हमारी बेकार हो गई। सोचो अगर इतनी ईज तुम्हें ना दी हो तो तुम्हारा क्या हाल होता कि चलो तुमने जो बास्केट में इकट्ठा किया उसको निपटाने के लिए तुमको चॉइस दी जा रही कि जाओ भाई ये परिवार, ये नक्षत्र चुन लो, क्योंकि तुमने इसके हिसाब से यहाँ जन्म ले लो, इस परिवार में ले लो, इस देश में ले लो। पानी वाला कर्मा है तो चलो अच्छा रेगिस्तान में ना लो, यहाँ ले लो। तो अलग अलग इस तरह से। अब तो यानी कि संचित में से प्रारब्ध कर्मा, अब ये जो प्रारब्ध कर्मा हम बास्केट लेके निकले कि इस जन्म में निपटाना है, इस प्रारब्ध के हिसाब से हमें क्या डिटरमाइन होता है, हमारी फैमिली, किस परिवार में हम पैदा होंगे, गरीब या अमीर। अब देखो एक ही दिन में पैदा होने वाले बच्चे, तो ये क्यों, क्योंकि वो दोनों बच्चे अपनी अपनी टोकरी लेके निकले ना, अपने अपने संचित में से, अपने अपने वेयर हाउस से अपनी अपनी टोकरी लेके निकले। किसी की टोकरी में किसी को कुछ निपटाना है, किसी को दूसरे बच्चे को कुछ निपटाना है, तो इसके हिसाब से वो उनकी, कोई लंगड़ा पैदा होता है एक ही दिन में, एक एकदम स्वस्थ पैदा होता है। तो इसीलिए उनकी अब अपनी अपनी जो टोकरी में सामान है, जो प्रारब्ध कर्मा है, उसके हिसाब से उनको फैमिली मिलेगी, उसके हिसाब से उनको शरीर मिलेगा। किसी को बहुत बलिष्ठ शरीर मिलेगा तो उसको बलपूर्वक इस जन्म में अपने कर्मा निपटाने हो। किसी को मान लो एक पैर खराब वाला मिला तो वो भी कर्मा उसको फेस करना है। कोई कहीं कभी किसी का पैर तोड़ा है उसने तो उसको ये भी एहसास कराना है ईश्वर को कि बेटा टूटा पैर कैसा होता है। तो अलग अलग फैमिली, बॉडी, इसी प्रकार बुद्धि, इंटेलिजेंस, किसी की बड़ी प्रखर बुद्धि है क्योंकि उसको बुद्धि से इस बार अपने कर्मा निपटाने हैं। किसी को एकदम मूर्ख बना देते हैं, कम इंटेलिजेंस वाला बताते हैं, तो उसको वैसा कर्मा फेस, प्रारब्ध अपना निपटाना है संचित में से। तो फैमिली, बॉडी, इंटेलिजेंस, हेल्थ, स्पाउस, किसी को पत्नी आज्ञाकारी बड़ी अच्छी मृदुभाषी मिलती है, किसी को एकदम तीखी मिर्ची मिल जाती है, सुनती नहीं, ये भी उसका प्रारब्ध है। देखो इसकी कहानी मेरे उस्ताद ने सुनाई थी, हम तुम्हें सुनाते हैं। ऐसे ही समझोगे विषय की वस्तु को, सिर्फ ओपन माइंड से सुनो। आज गुरु का ज्ञान है, आज कोई वो हमारे तुम्हारे बीच में कोई वो तो है नहीं कि, आज तो श्रेष्ठ रूप से समझना है। तो ये एक बार हमारे स- असली आमने सामने की बात बता रहा हूँ। एक औरत आई हमारे उस्ताद के पास, गुरु के पास, बोली वो हमारी पत्नी बहुत तीखा बोलती है, एकदम जहर उगलती है, और परेशान है, जीवन हमारा बिल्कुल, मतलब समझ लीजिए क्या बताएं, बहुत खराब है। तो गुरु जी तो हमारे स्वर वैज्ञानिक थे, तो स्वर से ही बना लेते थे, कुंडली उंडली में तुमने बस मुंह से शब्द बोला उसी से कुंडली बना लेते थे। बरोबर। तो बोले देखो, पिछले जन्म में तुम कौआ थे और तुम्हारी पत्नी गाय थी, और तुम्हारी पत्नी के गर्दन पे यहाँ पे एक जख्म था, और तुम जो है आते थे उस गाय के ऊपर बैठते थे और चोंच से उसके जख्म को मारते थे, खोदते थे, उसको कष्ट होता था। अब ये कर्मा तो तुम जनरेट करके आए हो पिछले जन्म में, इस जन्म में वो तुम्हारी पत्नी बनी और तुम बने पति। तो तुम कौआ थे, तुम पति बने, वो बनी तुम्हारी पत्नी। तो अब वो हिसाब किताब बराबर होगा। जितनी चोंच मार मार के तुमने कष्ट दिया, वैसे ही वो बोल बोल के चोंच मार मार के तुमको जो है, जब तक बैलेंस नहीं कर लोगे ये निपटेगा नहीं। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझना चाहिए कि चीजें कैसे मैनिफेस्ट होती हैं। तो आपको जो प्रारब्ध के कारण आपको ईश्वर इतनी मदद करता है कि चलो यार ये लग्न ले लो, ये कॉम्बिनेशन ले लो, इस तरह के माता पिता में जाके जन्म ले लो, कम से कम निपटा तो पाओ। ये जो बास्केट इकट्ठा करके निकल रहे हो 70 साल, 80 साल, 90 साल के लिए, इसमें ये निपटाना है। उसी प्रकार की तुम्हें संतान मिलेगी, अच्छी बुरी कष्ट वाली, किसी की बीमारी में लगे। अब मान लो तुम्हारा पिछले जन्म का कर्मा है, तुमने अपने मामा के बच्चों का मार के सारा धन हड़प लिया, इसको बोलते हैं शत्रु पुत्र।
अब तो तुम्हारे घर में एक अच्छा ऐसा बालक जन्म लेगा जिसके दिल में छेद होगा, जिसको ऑटिज्म होगा, तुम्हारा तन मन धन निचोड़ लेगा वो। तो पिछले जन्म में तुमने जो सोना अपने मामा के बेटे को मार के कत्ल करके सोने का से मौज की थी ना, तुमने तुमने और तुम्हारी पत्नी ने, अब वो तुम और तुम्हारी पत्नी फिर जन्म लिए 2 4 10 हजार साल के बाद, और वही मामा का लड़का जिसका स्वर्ण तुमने हड़पा था वो तुम्हारे घर में शत्रु पुत्र के रूप में पैदा हुआ। शत्रुपुत्र मतलब जितनी देर उसका हिसाब किताब है वो पूरा लेगा तुम पे। अब तुम ये मंदिर, ये डॉक्टर, ये पीर, ये औलिया, ये बाबा, ये झाड़ फूंक सब कराने के बाद पैसा खर्च कर रहे हो, प्लस हाय हाय मेरा बेटा कर रहे हो, मेरा बेटा बेचारा इसका काम दिमाग नहीं काम कर रहा है, हाय इसका पैर खराब है। अब वो अपना पूरा हिसाब किताब लेगा जो तुम स्वर्ण चुरा के मजे किए हो। अनिरुद्ध, रिकॉर्डिंग में ब्रेक आ गया ना? हेलो, 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 हेलो अनिरुद्ध, आवाज आ रही है? अच्छा, अनिरुद्ध लग रहा है कहीं चला गया। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ ठीक है, ओके। थैंक यू, थैंक यू, ओके ओके, मैं आगे आगे कंटिन्यू करता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था देखो। पता नहीं ईश्वर क्या चाह रहा है कि उसने एकदम से ब्रेक लगा दी। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने मन से जब कोई चीज पढ़ाई जाती है ना तो हो सकता है इसमें भी कोई अच्छाई हो। हमेशा मान के लो, जब भी कुछ होता है तो देर उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई होगी। ठीक है, चल एनीवे, नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब, आपका प्रोफेशन, वेल्थ, लॉन्जिविटी, चिल्ड्रन, स्पाउस, हेल्थ, इंटेलिजेंस, ये सब प्रारब्ध कर्मों का नतीजा होता है। और प्रारब्ध क्या है? उस संचित में से एक बास्केट में जो लेके तुम निकले कि ये जन्म में ये निपटाएंगे। तो अब लेकिन इसमें एक चीज और है कि भाई तुमने 100% बैकलॉग में से 15% बैकलॉग लेके तुम आ गए कि 15% निपटाएंगे, बाकी आगे पीछे देखा जाएगा किसी और जन्म में। इस बार हम 15% निपटा पाएंगे, चलो भाई 15% निपटाओ। लेकिन इस प्रोसेस में जब जन्म लोगे तो यहाँ कुछ नए भी तो बनाओगे, कुछ नए भी तो बनाओगे। 15% तो वो निपटाओगे पिछले वाले अलग अलग जन्मों के, और कुछ भाई नया रिश्ता, फिर कुछ इस बार भी सोचोगे, देखोगे, मनसा वाचा कर्मा करोगे तो कुछ नए कर्मा भी जनरेट होंगे जिनका कुछ फल तो उसी समय मिल जाएगा। कुछ फिर इकट्ठा होते रहेंगे उसमें बैक में, कुछ निपटते रहेंगे, तो ये एक साइकिल चलती रहती है। तो प्रेजेंट कर्मा जो होते हैं दैट इज क्रियमाण, यानी आगामी कर्मा। अब वो जो आगामी करना, यानी अब जो इस जन्म में करेंगे वो हमारे फ्यूचर में संचित होते जाते हैं। कुछ का तो रिजल्ट हमें मिल जाता है, जैसे हमने खूब अच्छी पढ़ाई की, हम इंजीनियर बन गए, खूब अच्छी पढ़ाई की, हमें नौकरी मिल गई, तो उसका तो फल हमें तुरंत मिल गया। लेकिन कुछ जो चीजें छूट जाती हैं कि खूब बेईमानी करी, खूब तरक्की करी, लेकिन अभी बेईमानी का फल नहीं मिला। वो कुछ 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 अच्छी चीजें भी पिछले जन्म में करके आए, तो बेईमानी, ऐसा नहीं तुम सोच रहे हो कि बेईमानी करने वाला बड़ा फ्लरिश हो रहा है तो इसकी कुछ उसने पहले की अच्छाइयां भी है, लेकिन जो बेईमानी कर रहा है, मान लो क्योंकि कुछ संचित में से लेके आया है प्रारब्ध में की कोई अच्छाइयां भी, तो अभी बेईमानी का पूरा पूरा फल नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलेगा। तो मान लो इस बार नहीं मिला तो वो फिर जाके संचित में जुड़ जाएगा, तो आगे कहीं मिलेगा। कुछ इधर कुछ देखते जाओ, ऐसा नहीं है, मिलेगा। हो सकता है क्योंकि साथ में कुछ अच्छाइयां भी चल रही हैं तो 2 4 10 साल 15 साल बाद मिलेगा जरूर। अल्टीमेटली आगामी कर्मा क्या है, या क्रियमाण कर्मा क्या है, कि कुछ तो इसी जन्म में भोग लोगे और कुछ फिर जाके संचित में बैकलॉग जो बड़ा वाला हेड ऑफिस है वहां जुड़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली अब आपके माइंड में पहले तो उसका फंडामेंटल समझ में आ गया कि जो भी हम मनसा वाचा कर्मणा एक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, कर्मा जनरेट करते हैं, दे ऑल कन्वर्ट इनटू संस्कार। वो संस्कार हमारे मन, मस्तिष्क, चंद्रमा, जल में संग्रहित हो जाते हैं। जल जल जो है संस्कारों को संग्रहित करता है। इसलिए देखो, हम मरने के बाद भी हम क्या करते हैं, अपनी राख जल में विसर्जन करते हैं, समुद्र में जाके मिल जाती है। यानी कि हमारा जो डीएनए है शरीर में वो भी जल में इकट्ठा है, और जल फिर भाप बन के आकाश में जाता है, वही पानी फिर आता है और फसलों में पड़ता है, वही अनाज से पका हुआ फिर हम खाते हैं, फिर हमारे शरीर में वही डीएनए पहुंच जाता है। तो बड़ी लंबी साइकिल है, कभी मन हुआ तो इस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो एक साइकिल है। मनमय कोश, शरीरमय कोश, तो वो बहुत मजेदार चीजें हैं। लेकिन वो सब वो चंद्रमा जल, इसीलिए देखो जितने भी पूजा पाठ होते हैं हम जल क्यों रखते हैं कलश में, कि जितने भी मंत्र बोले जा रहे हैं वो सब जल में आके इकट्ठा हो जाते हैं, फिर वही जल बार बार भाप बन के
वापस आता है, पीते हैं उसी में। तो अल्टीमेटली वो एक हर चीज जल में संग्रहित है। संस्कार, संस्कार। और इसीलिए चंद्रमा क्या है, जल कहा गया मन है, तो हमारे मन में वो संस्कार हर बार जन्म के हैं बस, लेकिन वो उभर के एकदम से आ जाए तो पागल हो जाओगे। योगी लोग धीरे धीरे उनको याद करते हैं अपनी योगी क्रिया से, कि हमने 8 जन्म पहले हमने क्या क्या सीखा था, 10 जन्म पहले इसीलिए आजकल देखो ना बड़ा फेमस चल रहा है कि डीप मेडिटेशन में ले जाके लोग पिछले जन्म की वो, आजकल तुम लोग देखते हो टीवी, यूट्यूब पे बड़ा चल रहा है कि वो क्या बोलते हैं उसको, पिछले लाइफ की जिंदगी का सिलसिला, लेकिन वो सब इतना आसान नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आपको आता है तो प्लानिटरी पोजीशन से आप कोशिश कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको पिछले दिनों एकदम से याद करा दी जाए तो आपका माइंड पागल हो जाएंगे आप। तो धीरे धीरे उसको कुछ लोगों को याद रह जाता है, तो वो एक, क्योंकि मन पे संस्कार है। ठीक है, एनीवे, तो संस्कार पड़ गए। वही संस्कार जो होते हैं हमारे संचित कर्म बनते जाते हैं, उन्हीं संचित कर्म से हम थोड़ा थोड़ा प्रारब्ध निकालते हैं और बर्थ लेते हैं, प्रारब्ध के कारण बर्थ होती है। फिर बर्थ लेते हैं तो हमारे नए नए एक्सपीरियंस तजुर्बे हम लेते हैं और कुछ नए कर्मा जनरेट करते हैं। तो ये एक सिंपल, इतना बेसिक समझे में ना आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं था, इसमें आधा घंटा लग गया सिर्फ इस फंडामेंटल को समझाने में। और जरूरी है, कोई इसमें जल्दी की बात है ही नहीं, मजेदार चीज है मालूम। तो अल्टीमेटली अब मान लो दो भाई एक ही बिजनेस रन कर रहे हैं, दो भाई बिजनेस कर रहे हैं। एक वही बिजनेस करने से अमीर हो जाता है, दूसरा वही, मान लो पिता की कपड़े की दुकान थी, दोनों की अलग अलग कपड़े की दुकान हुई, एक तो कपड़े की दुकान चल गई। जैसे मान लो अंबानी के वहां, मान लो एक भाई तो बहुत आगे बढ़ रहा है, दूसरा भाई बेचारा भी सफर कर रहा है, लेकिन दोनों अपने अपने लेवल पे हार्डवर्क तो कर ही रहे होंगे, जबकि एक ही परिवार से पैदा हुए, एक ही माता पिता से पैदा हुए, एक ही तरह के उनको हर तरह की सुविधाएं मिली, लेकिन फिर भी जब व्यापार अलग अलग करने पर तरक्की उस हिसाब से होनी चाहिए ना। प्रेजेंट लाइफ में उनका एफर्ट भी बराबर है, लेकिन रिजल्ट आता है एक्यूमुलेटेड कर्मा से। एक भाई के एक्यूमुलेटेड कर्मा अलग तरह के हैं, एक भाई के एक्यूमुलेटेड कर्मा अलग तरह के हैं। तो दोनों कुछ चीजें तो कॉमन लेके आए हैं, तो कॉमन बराबर बराबर से मिल रहा है। हाँ, जैसे बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ाए गए, एक ही तरह का खाना खिलाया गया, एक ही तरह के माँ बाप मिले, उनमें भी माँ बाप के प्रति भावनाओं का फर्क हो सकता है, बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेटेड कर्मा, संचित कर्म। तो ये संचित कर्मा का खेल है, बाकी तो प्रारंभ लेके आई है। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वाई डज अ सोल टेक बर्थ। सोल ये बर्थ क्यों लेती है? पहली बात तो समझो, ये सोल जब जन्म लेती है तो ये रैंडमली अपने पेरेंट्स को नहीं चुनती है। किस माता पिता के गर्भ में हम पैदा होंगे इसका भी चुनाव, या तो पिछले जन्म से कुछ रिश्ता हो उस सोल या उस आत्मा का, लेकिन इसमें भी वो अपने देखती है कि हमारी कौन कौन सी अनफिनिश्ड डिजायर रह गई हैं, इच्छाएं हमारी क्या क्या हैं, और ये इच्छाएं किस माता पिता के गर्भ में पैदा होने से पूरी हो सकती हैं। क्योंकि सोल कभी भी माता पिता का चुनाव रैंडमली नहीं करती है, वो पहले इन चीजों पर देखती है। फिर वो देखती है सोल कि हमारे कौन कौन से कार्मिक डेप्थ जो हैं वो अभी अनपेड है, जिनको हमें पूरा करना है, भोगना है। और फिर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के बारे में भी सोचती है कि मैं कितना स्पिरिचुअली इवॉल्व कर पाऊंगा। तो अनफिनिश्ड डिजायर्स, तो इन सबको देखने मद्देनजर रखते हुए फिर वो माता पिता का चुनाव करती है। तो अल्टीमेटली हॉरोस्कोप इज नथिंग बट, हॉरोस्कोप इज जस्ट अ मैप ऑफ प्रारब्ध कर्म। अच्छे से समझना है, इसमें कोई जल्दी नहीं करनी है। तो अल्टीमेटली एंड व्हेन इट्स अ मैप ऑफ प्राप्त करना, तो ये जो जन्म है ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ना ये रिवॉर्ड है। तो ये जो जन्म मिलता है, ना ये पनिशमेंट है, ना ये रिवॉर्ड है, ये क्या है? ये सिर्फ एक क्लासरूम है, जहाँ पे आपको अपने जो पुराने जो अनफिनिश्ड लेसन्स हैं, जो अनफिनिश्ड टीचिंग्स हैं, जो आपको सीखने हैं। तो दिस लाइफ इज नाइदर अ पनिशमेंट नॉर अ रिवॉर्ड, दिस इज जस्ट अ क्लासरूम, जहाँ पे अलग अलग टीचर आएंगे मंगल बुद्ध शनि नाम के, अपनी अपनी जो उनके उनके जरिए जो जो चीजें आपकी कई जन्मों की पेंडिंग है, जो आप नहीं सीख रहे हैं बार बार सिखाने पर भी, प्रकृति जो आपको सिखा रही है, अब इसको पकड़ेंगे आगे नक्षत्रों की एनर्जी से। जैसे अश्विनी की एक पर्टिकुलर एनर्जी है जो कह रहा है कि तुम इसकी मास्टरी प्राप्त करो, इसको सीखो, लेकिन तुम नहीं सीख रहे हो, तो तुम्हें अश्विनी में पैदा करेगा कि तुम भैया पहले इसकी मास्टरी, तो इसको इसके इस क्लासरूम के चैप्टर को सीखो, तब तो तुम्हें आगे बढ़ाएं, मोक्ष दिलाएं। तुम यही नहीं सीख रहे हो, 3 बार 4 बार से तुमको अश्विनी में भेज रहे हैं। अब अलग अलग नक्षत्र की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, कहानियां हैं, किस्से हैं, लेसन है टू बी लर्न इन द क्लासरूम। ये है कर्म विपाक संहिता। समझे? तो एग्जाम्पल पे से समझो, मान लो एक बालक अंधा पैदा हुआ, तो मॉडर्न साइंस क्या बोलेगा, अरे जेनेटिक कैरेक्टर है, कुछ डीएनए में प्रॉब्लम हो गई, लेकिन कर्मा क्या बताता है
क्यों आत्मा एक ऐसे परिवार में आई, एंटर करी, जहां पे इस तरह की पर्टिकुलर जेनेटिक फैमिली थी जो कि बालक को अंधा बना सकती थी। दोनों चीजें पूरी हैं। हाँ, तो कर्मा के कारण ऐसा हुआ, कोई कर्मा उसको भोगना है जेनेटिक वैसा मिलने पे। ठीक है, अब जैसे इस वजह से दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों सही है कि भाई जेनेटिक, साइंस वाला है कि भाई जेनेटिक फैमिली में, और दूसरा कि कुछ कर्मा, हाँ, ऐसे उसके हैं जो कि इस तरह की सिचुएशन में पैदा होके ही उसको सीखने हैं। किसी जन्म में उसने किसी को अंधा बनाया होगा, अंधे का मजाक उड़ाया होगा, तो ईश्वर ने कहा कि तुमने आज मनसा वाचा कर्मा ये चीज जनरेट कर दी है, तो अब तुम भी तो एक बार जरा फेस करके देखो कि ऐसा होने पे कैसा लगता। इसको आगे बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। उसी प्रकार तुमने देखो कई बच्चे 1 2 3 साल में ही गीता के मंत्र बोलने लगते हैं, म्यूजिक में बड़ा अच्छे इन्नेट हो जाते हैं। और दूसरा, म्यूजिक को या इनको पूरी तरह से उसको कोई लेने ही देना नहीं है, डिसलाइक करता है। तो ये जो टैलेंट होता है ना, ये भी संस्कार बन जाता है। ये टैलेंट भी कैरी फॉरवर्ड होता है प्रीवियस बर्थ से। क्योंकि भगवत गीता में क्लियर कहा गया है कि जो आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, स्पिरिचुअल एफर्ट्स होते हैं, दे ऑलवेज कंटिन्यू अक्रॉस ऑल बर्थ। वो सब संस्कार जो स्पिरिचुअलिटी के संस्कार हैं, वो हर बर्थ में आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इसीलिए हम लोग के वहाँ इतना स्ट्रेस डाला जाता है इन सब चीजों पे। ठीक है, अब आते हैं नक्षत्र, पदा और कर्मा पे। ये इस पूरे आज के हमारे सत्संग का, ज्योतिष की चर्चा का सबसे कोर बिंदु होने वाला है। राशि जो है, राशि मेष से मीन तक की जो राशियां होती हैं, ये देती हैं एक मैदान, एक फील्ड देती है। और जो नक्षत्र उसमें होते हैं, उस नक्षत्र में जैसे मान लो एक मैदान है फुटबॉल का, ठीक है, तो उस फील्ड में कोई सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है, कोई गोलकीपर का एरिया देखे, कोई फॉरवर्ड लाइन में खेल रहा है, कोई बैक, जो जो फुटबॉल में पोजीशन होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये नक्षत्र क्या है, ये वो कर्मा है जो कोई गोली बन के करेगा, कोई सेंटर फॉरवर्ड, कोई राइट आउट, कोई बैक आउट, जहां जहां पे पोजीशन फील्ड में, उस मैदान में कहाँ पे क्या क्या पोजीशन है। और जो नक्षत्र के भी पदा होते हैं, वो स्ट्राइकर है, एक्सप्रेशन है, उसको एक्सप्रेस करने की, भाई तुमको गोलकीपर बना दिया गया पूरे मैदान का। राशि जो है गोल गोल पूरा मैदान है, गोल पोस्ट जो है अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र में जो पदा है, वो यहां से तुम्हें बॉल को रोकना है और वापस रिफंड करना है। और प्लैनेट क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अटैक करते हैं वहां पे, मतलब एक्शन होंगे। और हाउस इज अ टोटल ओवरऑल एरिया ऑफ एक्सपीरियंस। ये भीड़ है, चारों तरफ लोग चेयर अप कर रहे हैं, दुकानें भी लगी हैं, लाइट भी है, वो पूरा ओवरऑल स्टेडियम का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वो हाउस हो गया तुम्हारा। हाउस में राशि है, गोल पोस्ट है, मतलब पूरी फील्ड है। फील्ड में तो ऐसे समझने के लिए टुकड़े टुकड़े में आप इसको समझिए, तब आप आगे चलेंगे। तो अल्टीमेटली इसका अगर आपको समझना हो तो क्या है, पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग हमें नक्षत्र मिला, नक्षत्र में पदा मिला, उस पदा में प्लैनेट बैठा, और उस प्लैनेट के हिसाब से हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस होंगे। लाइफ में हमें अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस मिलते हैं ना, किसी से मिले, किसी शहर में गए, कोई पर्टिकुलर तरह की एजुकेशन करी, कोई पर्टिकुलर तरह का दुख मिला, बीमारी मिली, तो हर चीज हमें क्या कराती है, एक्सपीरियंस कराती है, यानी हमें लर्निंग देती है, सिखाती है, बताती है। नए नए एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं हर रोज, नए नित नए तजुर्बे। ये फंडामेंटल ऐसे चलता है। अब क्वेश्चन आता है, क्यों एक पर्टिकुलर नक्षत्र, क्यों अश्विनी, क्यों उत्तराषाढ़ा, क्यों श्रवण, क्यों मृगशिरा, क्यों उत्तर भाद्रपद, क्यों स्वाति, क्यों ज्येष्ठा, क्यों, वाई, हम एक पर्टिकुलर नक्षत्र में ही क्यों। तो नक्षत्र को समझने के लिए, हर नक्षत्र इज रूल्ड बाय अ डिटी। और जो डिटी होते हैं, डिटी रिप्रेजेंट द लेसन। डिटी के कार्यकलाप, डिटी की एनर्जी के हिसाब से हमें वो लेसन हमारी आत्मा को सीखना होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू द डिटी, डिटी की एनर्जी, ऊर्जा के अनुसार हमें वी हैव टू लर्न लेसन, आवर सोल हैज टू लर्न लेसन अकॉर्डिंग टू दैट डिटी दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नक्षत्र। जरूरी है कि सोल हमें वो लेसन को सीखे, यही आगे चलेगा।
अब सोल वहां पे क्यों जन्म लेती है इसको समझो कि जैसे मान लो मृगशिरा में चंद्रमा क्यों आया, क्योंकि हमने मृगशिरा नक्षत्र के लेसन्स इनकम्प्लीट छोड़ दिए। पिछले जन्म में हमारी आत्मा प्रोग्रेस कर गई, आगे बढ़ गई, लेकिन मृगशिरा जो सिखाना चाह रहा था वो उसने नहीं सीखा। जब तक मृगशिरा का हिडन सबटील मैसेज वो सोल लर्न नहीं कर लेगी, तब तक लाइफ में इवोल्यूशन नहीं होगा, मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में भी आया, पदा की बात बाद में करेंगे, नक्षत्र में आया जिससे सोल विच इज बॉर्न देयर इन दैट पर्टिकुलर नक्षत्र शुड लर्न द रिमेनिंग इनकम्प्लीट लेसन। ये भूलना नहीं, ये हमेशा पूरे बेस और फंडामेंटल और कोर ऑफ द हार्ट रहेगा, पूरे आने वाले दिनों की भी पढ़ाई का और आज का भी। जैसे एग्जाम्पल है, सबको इसको एग्जाम्पल से समझो। अभी हम चरण की बात बाद में करेंगे, पहले मान लो एक बच्चा जो है अश्विनी, कोई अश्विनी पहला नक्षत्र है उसी को ले लेते हैं। एक बच्चा अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेता है, तो अश्विनी नक्षत्र के डिटी हैं अश्विनी कुमाराज। तो अब इसकी थीम क्या है, अश्विनी कुमार की थीम, यानी अब वो बच्चा अश्विनी के कौन सी चीजें सीखने आया है। तो ही हैज अराइव्ड चूजन अश्विनी नक्षत्र बिकॉज अश्विनी की थीम क्या है, हीलिंग, स्पीड और बिगिनिंग। तीन ले लेते हैं, बहुत हो सकती हैं, देयर कैन बी न्यूमरस नंबर ऑफ थिंग, जैसी आपकी नॉलेज हो। फिलहाल तीन से समझने का प्रयास करते हैं, तो हीलिंग, स्पीड और बिगिनिंग। अब मान लो किसी ने अपने जन्मों में, पूर्व जन्मों में बीमार लोगों की बड़ी मदद की है, प्रीवियस जन्म में खूब मदद किया, लेकिन उसको क्या हो गया, साथ में घमंड हो गया, प्राइड हो गया। अरे मैंने कितनों को ठीक कर दिया, मैं जब जिसको जरूरत होती है गरीब की मैं मदद करता हूँ, मैं उसको दवाई बांटता हूँ, मैं उसका बिना पैसे लिए इलाज करता हूँ। यानी नो डाउट उसने पिछले जन्मों में एक बीमार व्यक्ति की मदद करी है, लेकिन क्या हुआ, साथ ही साथ उसने घमंड या प्राइड भी डेवलप कर लिया है। तो वो क्या होगा, अब देखो ब्रह्मांड कैसे ऑपरेट करता है, ही विल अगेन विल गेट बॉर्न इन अश्वनी। लेकिन अब उसका सीखना उसको क्या है कि भैया हीलिंग तो तुम्हें करनी है, इलाज तो करना है, लेकिन ह्यूमैनिटी के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ करना है, बिना घमंड के तुम्हें ये सीखना है, तब तक तुम्हें वो आगे नहीं बढ़ने देगा नक्षत्र, क्योंकि तुमने वहां पे पहले पिछले जन्मों में तुमने प्राइड आ गया था, तुम्हें सेवा का प्राइड तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। इसी से मिलती जुलती स्टोरियां शंकर भगवान जी पार्वती को बताते हैं, जिनको हम लोग जब स्टोरी पढ़ोगे तो आसानी से तुम अगर ये चीज पकड़ लोगे तो कोई भी स्टोरी को डिकोड कर पाओगे। इसका छुपा हुआ, ऐसे तो तुम खाली बच्चों की तरह कहानियां पढ़ते रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कहना क्या चाहते हो, जैसे वो पिक्चर में थी ना थ्री इडियट, कहना क्या चाहते हो, तो तुमको अगर हम स्टोरी कम विभाग संहिता दे दें हिंदी में, तुम पढ़ डालोगे, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा ये है क्या। लेकिन जब एक बार जैसे हम तुम्हें बता दिया कि क्या मतलब है इसका, इलाज तो करना है इस जन्म में, लेकिन प्राइड नहीं लाना है, ग्रेटिट्यूड के साथ करना है, ह्यूमैनिटी के साथ करना है। अब इसको जब पकड़ लोगे तो तुम्हें स्टोरी में समझ में आएगा, अच्छा शंकर भगवान ये जो स्टोरी बता रहे हैं, इसको इस ये एनर्जी जब जोड़ोगे तो स्टोरी एकदम से खुल जाएगी, खुल जा सिम सिम की तरह, अदरवाइज बंद रहेगी। ये इसलिए कर्म विपाक संहिता को इतने लेवल पे पढ़ना जरूरी होता है। अब देखो एग्जांपल और लेते हैं, मान लो भरणी नक्षत्र है, तो भरणी नक्षत्र के बारे में तुम लोगों को थोड़ा बहुत पता ही है, डीटी उसके यम है। तो यम क्या है, जब तक यम नहीं जानोगे तो शंकर भगवान जो स्टोरी जब बताएंगे भरणी की, भरणी के की चारों चरण की, तो तुम पकड़ नहीं पाओगे कि यार ये इसका कैसे कोरिलेट करें। तो पहले थोड़ा बेसिक हम तुम्हें आने वाले दिनों में आज भी समझाते हैं। पहले तो तुम समझो तुम यम को कितना जानते हो, बहुत बड़ी जानकारी यम के बारे में हो सकती है, पहले तीन चार बातों से समझो। यम का मतलब है, क्या लेसन है यम देता है तुम्हें लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब विचार करो और सोचो, हाउ यम इज रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो यमराज खुश हो गया मेरा स्टूडेंट। शिल्पा पाठक को अनम्यूट करो, अनुरुद्ध। शिल्पा बिटिया आ जाओ मैदान में। और तुमको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। अब हमको बताओ बिटिया, प्रणाम हाउ सर। यम रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें सर तुम्हारी सर, पढ़ाई आपको मेरी गहराई कहाँ आवाज आ तक है। रही है? हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही बिटिया, बताओ। प्रणाम सर। प्रणाम आपने बिटिया। पहले भी मुझे अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट किया था क्या? मुझे मतलब नहीं, रिक्वेस्ट आई थी अभी किया पहले। है मैंने। मैंने फोन। हाँ, बताइए सर। मेरा बिटिया क्वेश्चन ये है
हाउ इज यम रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो मैंने जितना रिसर्च किया था इस पे, तो मुझे समझ में आया था कि यहाँ का मतलब होता है रूल्स और नियम। होता है इसका मतलब, तो मतलब उस रूल्स पे चलना होता है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आ जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन जो हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम काम में बिटिया, सक्सेसफुल हो पाएंगे। हमको आसान भाषा में ये समझाओ, यम का काम क्या है? रूल्स फॉलो करके उस पे काम करना मीन्स जो यम का अ, काम क्या है? यम का काम समोसे बेचना है, यम का काम माला बनाना है, यम का काम कपड़े सिलना है, यम सोल को लेके जाना उसके डेस्टिनेशन पे, जो उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा। का। तो आपको मेरी आवाज गई? हाँ आ रही है शिल्पा बिटिया, बोलो यम का काम क्या है? सोल को ट्रांसपोर्ट करना उसके नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जहाँ उसे जाना किसको? चाहिए। सोल को। हाँ ठीक है बिटिया, यम का काम है एक सेकंड, एक सांस, ना ज्यादा ना एक सांस का। मगर सावित्री और सत्यवान को छोड़ दो तो आज तक तुम्हें नॉर्मली रेयरली, या एक दो और एग्जांपल छोड़ दो तो तुम्हें रेयरली कोई एग्जांपल मिलेगा जहां पे कोई शंकर भगवान या कोई बड़ी ताकत ने अगर इंटरवेंशन कर दिया तो अलग बात है। अदरवाइज यम ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा निभाई है। ना वो तुम्हें तो एक फिर सांस उसमें ज्यादा रूल्स लेने भी तो देगा, आ ही जाते एक हैं सांस, ना। एक मिनट बिटिया, ना वो तुम्हें एक सांस ज्यादा लेने देगा ना एक सांस कम लेने देगा। दैट इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी के जीवन और मरण के हिसाब रखना और उसको टाइम पे डेथ अगर है तो देना, इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं होती है। इसलिए यम अगर जिसके देवता हैं तो उस नक्षत्र में एक इन्नेट क्वालिटी आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, टाइम पे पहुंचने की, टाइम पे जिम्मेदारी निभाने की, फैसला करने की। देखो ये इस तरह से नक्षत्र की ऊर्जा को उससे सीखा जाता मेरे बच्चा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ओके थैंक यू बेटा। अब दूसरा, यमा होने के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस और सेल्फ कंट्रोल। अब ये सेल्फ कंट्रोल की कहानी बताओ जरा कोई जना, देखे तुम लोग नक्षत्र का सीख के आए हो इतने दिनों में। हाउ इज यमा रिलेटेड टू सेल्फ कंट्रोल? रचना बताएगी, बताओ रचना बिटिया। प्रणाम सर। राम बेटा। पूर्णिमा सर। हाँ बोले। जी ये इसलिए है सेल्फ कंट्रोल क्योंकि यम की एक सिस्टर थी यमी। तो राइट बेटा। वो से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो उसने अपने भाई को बोला कि हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो राइट। उन्होंने बोला नहीं ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम देवलोक वाले लोग हैं और हमको सब लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो ये गलत होगा। तो उनका सेल्फ कंट्रोल था और उन्होंने अपनी बहन को मना किया। और इस वजह से वो बहुत रोई यमी, पर उन्होंने बोला नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डाई और वो राइट, पहले इंसान थे, उन्होंने जाके आफ्टर लाइफ को जाके एक्सेप्ट किया और उसकी जिम्मेदारी समझी। बहुत बढ़िया बेटा। तो अल्टीमेटली ये सब चीजें समझनी, और यही ये सब कहानियों में आगे हमें, अगर सोल नहीं सीख के आई है इसलिए उसने भरणी में जन्म लिया है। यही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखो, अगर तुम लोगों ने इसको जरा सा जिस तरह से हमने कोशिश करी समझाने की तुम्हारे माइंड में बैठ गया तो तुम बहुत सारी चीजें यूनिवर्स की डिकोड करने में सक्षम हो जाओगे। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ, बाकी अपनी अपनी किस्मत। तो अल्टीमेटली देखो कैसे चीजों को शंकर भगवान जब ये स्टोरियों में सुनाएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक पर्टिकुलर नक्षत्र के चरण में जन्म लेने पे हमें करना क्या है। एनीवे तो इसका क्या मतलब है? इफ समवन मिसयूज्ड पावर प्रीवियसली, अगर किसी ने पिछले जन्म में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है तो क्या होगा? जीवन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा और उसको कहेगा सीखो, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखो। और यम के पास पावर की कोई कमी नहीं थी कि उसने अपनी कभी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर भरणी में नक्षत्र में जन्म है तो इनडायरेक्टली मैसेज क्या है कि तुम्हारे पास पावर तो है लेकिन तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस और सेल्फ कंट्रोल सीखना है। इसलिए बेटा तुमको भरणी में जन्म दे रहे हैं, जाओ, तुम्हारे पास खूब पावर होगी। और तुम अगर चूक गए, आईएएस बन के घूस खा ली, शोषण कर लिया, जिसके पास भी पावर आती है तो सुरा सुंदरी इन सब चीजों में आदमी फंसता है। क्यों फंसता है? ये उसको सीखना होता है, वो सीखता नहीं है। इसलिए ज्योतिष बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने आप को जानने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, जीवन को सही तरीके से ऊर्जा को समझ के जीवन बिताने के लिए। हर पग में, हर सेकंड में, हर जगह माया फैली हुई है, जरा सा चूके माया में फंसे। यही तो है भरणी में जन्म का मतलब, कि
अगर तुमने पिछले जन्म में पावर का मिसयूज किया तो इस जन्म में भरनी तुम्हें देंगे कि जिससे तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुजी, तुम्हारे ऊपर देंगे। हाँ, हेलो, बोलो। एक 2-5 मिनट ब्रेक ले लो ना, 1 घंटे से बात कर रहे हो आप। अच्छा चलो ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे देखो, एक बार अगर तरीका पकड़ लोगे ना, मॉडल ऑपरेंडी, कैसे ये यूनिवर्स काम करता है, कैसे सिस्टम होता है, तो फिर कुछ भी टफ नहीं है। फिर तो खाली बस स्टेप बाय स्टेप चीजों को एक सिस्टमेटिक तरीके से पकड़ने की देर है। चलो आगे चलते हैं। तो समझे कैसे यम में, भरणी में जन्म क्या सिखाना चाहता है, डेस्टिनी, यूनिवर्स, ब्रह्मांड तुम्हें, कि ताकत होने के बाद भी लेसन फॉर यू इज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद जस्टिस एंड सेल्फ कंट्रोल। और अगर नहीं करोगे तो बार बार उसी में फंसे रहोगे, इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये, और अभी जब कहानियां आएंगी स्टेप बाय स्टेप आगे के क्लासेस में, तो तुम्हें सारी बातें शिव की और पार्वती माता की समझ में आने लगेगी। अच्छा, ये इस वजह से ऐसा कहानी इस तरह से समझा रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, और उसका उन्होंने तोड़ भी बताया, परिमार्जन, यानी कि जो हमें, आप चाहे उसको रेमेडी कह लो या प्रायश्चित कह लो, वो भी है कि अगर मान लो कुछ हो भी गया है, उसको क्या, प्रायश्चित के पीछे भी बहुत सारी, प्रायश्चित भी बड़ा सिंपल स्टोरी के जाते हैं, इतने लाख मंत्र पढ़ दो, ये गाय दान कर दो, स्वर्ण मुद्रा, लेकिन उसके भी पीछे अगर डीप में जाओगे तो उसके भी कई सारी लेयर्स हैं, जो कि धीरे धीरे हम लोग डिकोड करेंगे आप और मिलकर। अब चलो एक रोहिणी का भी एकदम, इतने एग्जाम्पल लिए तो रोहिणी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। रोहिणी में जन्म, स्टोरी तो जो आएंगी 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 चारों चरणों की, लेकिन क्या लेसन क्या है, क्या लेसन सीखना है अगर रोहिणी में जन्म है? तो सबसे पहले रोहिणी वाले को लेसन क्या सीखना है? रिगार्डिंग अटैचमेंट, रिगार्डिंग ब्यूटी, रिगार्डिंग क्रिएशन। क्योंकि रोहिणी में जन्म का मतलब है पिछले कई जन्मों में आप का जो एक्सपीरियंस है, दैट इज रिलेटेड टू अटैच टू द फैमिली, यू वर क्वाइट अटैच टू द फैमिली। रिपीटेडली आपकी सोल जो है दैट इज अटैच टू फैमिली या पजेशन। चंद्रमा रोहिणी के आसपास वृष में एग्जॉर्टेड होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब रोहिणी का प्रिय नक्षत्र है चंद्रमा का, तो पजेशन, सेकंड टॉरस राशि इज ऑल अबाउट पजेशन। और क्या लेसन है अगर रोहिणी में चंद्रमा है? कि इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, यानी कि तुम्हें लाइफ में क्या सीखना है? बैलेंस सीखना है। अब इसको स्टोरी के माध्यम से आपके जीवन में चैप्टर की तरह सिखाया जाएगा। शिव ने माता को बताया, उसी को हम लोग आगे डिकोड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा एक तरफ पल्ला झुक जाना भी, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। तो अटैचमेंट को कैसे कंट्रोल करके बैलेंस कैसे चलना है, ये है रोहिणी में जन्म का। और बाकी चरणों के हिसाब से इसको और आगे एक्टिवेट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी का अनुराधा में, एक एग्जांपल और लेते हैं, अनुराधा में किसी का जन्म हुआ, डिटी है मित्र, मित्र है उसके डिटी, मित्र वरुण मित्र, तुमने नाम सुने होंगे देवताओं के। तो क्या लेसन सीखने के लिए अनुराधा में चंद्रमा पाए हो? अभी चरण की बात भूल जाओ, पहले अनुराधा से तो समझो। तो मित्र का मतलब क्या है? मित्र है देवता, तो इसका मतलब इस जन्म में तुम्हें, जो पिछले जन्म और इस जन्म की अगर बात करें, तो सोल को क्या लर्न करना है? कोऑपरेशन। मित्र मतलब कोऑपरेशन विद ईच अदर, ईगो नहीं। ईगो तुम्हारी खत्म होनी चाहिए, कोऑपरेशन तुम्हें सीखना है, क्योंकि मित्र इज ऑल अबाउट लेसन विच मित्र, डिटी मित्र इज गोइंग टू टीच इज लॉयलिटी, फ्रेंडशिप, डिवोशन। तो इट्स ऑल अबाउट कोऑपरेशन। तो सोल को क्या लर्न करना है? कोऑपरेशन, ईगो नहीं। तो ये, अब जब नक्षत्र की इतनी बात कर ली, 3-4 एग्जांपल लेके, अब आते हैं पदा पे, क्वार्टर पे, चरण पे। वाई डिफरेंट पदा? भाई चलो, हमने मान लो अनुराधा मांगा, तो अनुराधा के 1, 2, 3, 4 में से कौन सा? वाई अनुराधा 3, वाई अनुराधा 1, वाई अनुराधा 4, वाई अनुराधा 4, या वाई अश्विनी 1, वाई, तो इसका मतलब व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पदा? वाई डिफरेंट पदा? एक ही में सीधे एक नक्षत्र होता, पदे पदा का सिस्टम ही ना होता, क्वार्टर का, चरण का। तो अब यहाँ पे समझो, ये जो जितने भी 27 नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र क्या है इनके, जैसे मान लो नक्षत्र है 9th सेक्शन, 9th क्लास, 9th क्लास में है, एक स्कूल में 9th क्लास है,
ए सेक्शन साइंस का है, बी सेक्शन कॉमर्स का है, सी सेक्शन आर्ट्स का है, और एक जो भी है होम साइंस का है, जो भी कर लो। तो ये क्या है, नक्षत्र, हर नक्षत्र के 4 क्लासरूम है, हर नक्षत्र के 4 क्लासरूम है, ठीक है। तो लेसन सेम है, लेसन सेम है, टीचिंग स्टाइल अलग है। तो सबको 9th क्लास पढ़ना है चाहे ए में रहे, चाहे बी में रहे, चाहे सी में रहे, डी में रहे, पढ़ना सबको 9th क्लास है। तो अल्टीमेटली नक्षत्र का लेसन तो सेम होगा, लेसन है क्योंकि भाई डिग्री लेनी है, सबको पास होना है, लेकिन टीचिंग स्टाइल अलग अलग होगा सबका। मतलब ये तो समझाने के लिए समझा रहे हैं, एक जिससे आसानी से तुम्हारे माइंड में बैठ जाए कि यार क्यों, है तो नक्षत्र एक ही नक्षत्र, है तो पूरा 9th क्लास, ये सबका टीचिंग स्टाइल अलग अलग है। यही हमें उस नक्षत्र की बेसिक एनर्जी, कि अल्टीमेटली सबको जो है हाई स्कूल की डिग्री मिलनी है, किसी को किसी स्ट्रीम में, किसी को किसी स्ट्रीम में, किसी को किसी स्ट्रीम में, अकॉर्डिंग टू देयर चरण। जैसे एग्जाम्पल से समझो, मान लो अश्विनी का पहला चरण है, पहला पदा है। अब ये कैसे बदला होगा, क्योंकि अश्विनी का पहला चरण अश्विनी ही नवमांश में आएगा, पहला पदा विल गो इनटू अश्विनी नवमांश। ये तो पता है, इतना तो पता है ना कि कैसे होता है ये तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है। आशा करता हूँ तुम सब पुराने लोग हो, तुमको पता होगा कि अश्विनी नक्षत्र का पहला पदा विल गो इनटू एरिस नवमांशा, वो एरिस नवमांशा में जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अब देखो अश्विनी 4 बच्चे हैं, एक पहला पदा, एक दूसरा पदा, एक तीसरा पदा, एक चौथा पदा में जन्म लिया। लेकिन जो पहले पदा में होगा उसमें अश्विनी को एरिस मिलेगा, नौमांशा। एरिस क्या है, डायरेक्ट एक्शन। तो अल्टीमेटली एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में जन्मा व्यक्ति ही विल सॉल्व प्रॉब्लम इमीडिएटली, क्यों, एक्शन है, तो उसको एरिस नौमांशा मिला है। अब इसी को दूसरे पदा में लेते हैं, अश्विनी नक्षत्र में ही जातक का जन्म हुआ लेकिन दूसरा पदा मिला, इट्स ऑल अबाउट वीनस। पहला था मंगल वाला नौमांशा एरिस का, अब वीनस का नौमांशा पाया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, और टॉरस क्या है, स्टेबिलिटी। तो अब यहाँ पे अश्विनी क्या है, अश्विनी की क्वालिटी क्या है, हीलिंग। तो हीलिंग थ्रू स्टेबिलिटी। देखो जोड़ना पड़ेगा तुम्हें, समझना पड़ेगा। ये तो एक एग्जांपल है, एक मॉडल सेपरेंडी है, ऐसी दर्जनों मॉडल सेपरेंडी अश्विनी और टॉरस से सेकंड पदा से बना सकते हैं। एक एग्जांपल दे सकते हैं क्योंकि टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझानी है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम क्या, बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हैं। एक चीज क्या ढूंढोगे, देयर विल बी हीलिंग थ्रू स्टेबिलिटी। व्हाई स्टेबिलिटी, बिकॉज टॉरस इज एन अर्दी साइन। ऑफन पर्सन विल बी कनेक्टेड विद फाइनेंस, फूड, फिजिकल केयर, फूड, फाइन। सेकंड हाउस क्या है, टॉरस क्या है, इट्स अबाउट धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाक्य स्थान, फूड हैबिट, वैल्यूज, फैमिली, ब्लड टाइज। गेट सिंपल, ज्यादा डिटेल में घुसना है वो तो आगे आने वाले दिनों में आपको डिटेल में ले चलेंगे, यात्रा कराएंगे। अभी चलो फिर अश्विनी के तीसरे पदा में आ जाओ। अश्विनी नक्षत्र का तीसरे पदा में मान लो कोई प्लैनेट बैठा है, चंद्रमा ही है मान लो, तो वो जेमिनाई नौमांश में जाएगा। तो अब क्या है, अश्विनी इज ऑल अबाउट हीलिंग, तो हीलिंग विल बी थ्रू कम्युनिकेशन। अब देखो एक एग्जाम, अब जैसे मान लो एक डॉक्टर, तीनों में डॉक्टर, चारों चरण में डॉक्टर बन रहा है, तो पहले चरण में अगर डॉक्टर बन रहा है तो डायरेक्ट एक्शन, सीधे आया इलाज, उसका चीर फाड़ करी, डायरेक्ट एक्शन कर दिया। दूसरे में हीलिंग थ्रू स्टेबिलिटी, अच्छा भाई आज एक काम करो, ओपीडी कर लो, आज फिजियोथेरेपी कर लो, धीरे धीरे हीलिंग करेगा, स्टेबिलिटी से लंबा इलाज करके वैसा डॉक्टर होगा। तीसरे में क्या है, हीलिंग थ्रू कम्युनिकेशन, तो ऐसे में मनोवैज्ञानिक होता था, साइकोलॉजिकल होता था कि पहले बताए, पहले प्रिपेयर करे, फिर कुछ मेंटली मजबूत करे, तो हीलिंग थ्रू कम्युनिकेशन। ऐसे समझो एक ही एग्जाम्पल को, ठीक है, तब आपको मजा आएगा। तो जैसे हीलिंग थ्रू कम्युनिकेशन कौन कौन करते हैं, टीचर यूज टू हील थ्रू कम्युनिकेशन, काउंसलर, स्पीकर, वो सब आपको अपनी बात समझाते हैं कम्युनिकेट करके। जेमिनी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो अगर अश्विनी के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो अश्विनी की 50 क्वालिटी हैं, उनमें से एक हमने पकड़ ली हीलिंग, और जेमिनी की पकड़ ली कम्युनिकेशन। तो दिस पर्सन इज कैपेबल ऑफ हीलिंग थ्रू कम्युनिकेशन। कई बार होता है हम किसी के पास जाते हैं, उसकी बातों से ठीक हो जाते हैं, बातों से वो तुम्हें हील कर देता है, चिंता मत करो। जैसे तुम लोग हमारे पास आते, तुम क्या बोलते हैं, अरे सब ठीक है बाप, इतने में तुम्हें बल मिल जाता है। इसको बोलते हैं रेपट बनाना। जैसे उसने रेपट बनाई, कंधे पे हाथ रखा, तो कहा सब ठीक है, अब तो गुरु जी ने कही दिया, सब कुछ नहीं होगा। अब इसी प्रकार अश्विनी का चौथा चरण कैंसर। अब कैंसर क्या है, तुम बहुत थक के आए और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सर पे हाथ फेरा, बढ़िया सा खाना बना के तुम्हें, या तुम्हारी पत्नी ने खाना बढ़िया बना दिया, बढ़िया पानी दिया, तुमको रिलैक्स किया, क्या हो गया, यू हील थ्रू इमोशनल सपोर्ट।
ऐसे भी रिश्ते होते हैं जहाँ पे योर हीलिंग इज थ्रू इमोशनल सपोर्ट। तो यानी अगर चतुर्थ चरण में है तो तुम्हें लेसन क्या सीखने हैं या तुम्हें क्या करना है, इमोशनल सपोर्ट से हीलिंग देनी है। ऐसे लोग कौन होते हैं? दे आर डॉक्टर्स, नर्सेस, मदर, साइकोलॉजिस्ट। फंडामेंटल पकड़ना है खेल का। एक बार अगर फंडामेंटल आज आज अगर 2 घंटे में हमने तुम्हें फंडामेंटल पकड़ा दिया तो मान चलो फिर हम कहते हैं तुम आगे क्लास में आओ ना आओ हमें इससे कोई ले मतलब नहीं है, लेकिन तुम कुछ सीख के जाओगे, ये हमें खुशी होगी आज के इतने बढ़िया दिन पे। तो अल्टीमेटली कर्मा आइडेंटिकल है, लेकिन हर कर्मा का एक्सप्रेशन अलग अलग है। पहले चरण में डायरेक्ट एक्शन, दूसरे में स्टेबल, तीसरे में कम्युनिकेशन, चौथे में इमोशनल हीलिंग। है एक ही, देखो नक्षत्र, समझ में आया? नक्षत्र एक ही अश्विनी है। अश्विनी की अगर हीलिंग की क्वालिटी है तो एक में डायरेक्ट हीलिंग देगा, एक में। अब विचार करो जो हमने चारों कीवर्ड बोले थे, फिर से एक बार फटाफट बता रहे हैं। तो पहले चरण में चारों अश्विनी का पूरा कंप्लीट रोल एक ही है, हीलिंग। अश्विनी में पहले चरण में ही विल गिव डायरेक्ट एक्शन हीलिंग, दूसरे में हीलिंग थ्रू स्टेबिलिटी, तीसरे में कैसे देगा, हीलिंग थ्रू कम्युनिकेशन, चौथे में कैसे देगा, हीलिंग थ्रू इमोशनल सपोर्ट। अब तुम अश्विनी की जितनी बातें जानते हो हीलिंग हटा दो, वहां पे लाते जाओ और इधर से बदलते जाओ, ज्योतिष बन गए। जो चीज कभी समझ में नहीं आई वो तुम्हें आज समझ में आनी चाहिए। अब एक दो लोगों से पूछेंगे क्या समझ में आया या नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नेहाल, कहाँ हो नेहाल भाई, नेहाल जी सॉरी, नेहाल जी आइए, बताइए क्या कुछ समझ में आया कि आपको नहीं आया? अनुरोध जरा नेहाल क्या दास। नाम लिए? नेहल, नेहल, एन नेहल, एच ए एल। अच्छा एक अगर वो बोल सकती हैं तो ठीक है, नहीं किसी और को लेते हैं। हमें नोट सिर्फ करिए। पूछना है कि उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, मतलब ये बात समझ में आई। नहीं तो सुषमा जी को ले लीजिए, नहीं तो इंद्रदेव हैं भाई अपने। नेहल जी आ रहे क्या? नहीं आ रहे? कोई बात नहीं। सुषमा जी अनम्यूट करिए। गुरु पूर्णिमा की वॉइस नहीं आ मुबारक। हाँ जी, आ रही है आवाज सर? हाँ हाँ हाँ। आ रही है। हाँ जी, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम सुषमा हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी। सर आपने बहुत डिटेल में समझाया, बहुत लगा। जैसे कोई भी पहले नक्षत्र पकड़ लेना है, फिर वो किस पद में है, उसकी क्वालिटीज हमने देख लेनी है, उसे अकॉर्डिंग हमें काम करना है। जैसे मैं भी अश्विनी नक्षत्र की हूँ और मेरा मेष ही है, तो मैं ज्यादा कोरिलेट कर पा रही हूँ। ओके। तो मतलब जैसे अगर मेरी फर्स्ट राशि है तो मेष है, तो मेष के गुणों की तरह उसको मतलब मंगल देवता के जो है गुण, तो उनको देखकर उस टाइप की क्वालिटी से हमें उनकी हीलिंग करनी है। सेकंड, अगर हमारी दूसरी राशि में आ जाता है, जैसे भी आपने बताया है, जैसे आ गया वीनस आ गया, तो उसमें हमने अगर स्टेबिलिटी के तरह मतलब उसका भी पकड़ना है हमने। पहले पद को उसको देखना है कि नक्षत्र कौन सा है, उसके बाद उसका पद देखना है, उस पद में कौन से मतलब राशि में है, तो उसकी क्वालिटीज हमको उस तरह ही हम उसको कह सकते हैं कि हीलिंग है या कोई भी उसकी क्वालिटी सुषमा है, सुषमा जी, उसको सुषमा जी, ऐसे हमको लेके जाना है। सुषमा जी मैं आपकी बात समझ गया। देखो मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, ठीक है? बिल्कुल भी अदरवाइज नहीं लेना, हम बहुत फ्रेंडली होके पढ़ाते हैं। क्या साल हो गए ज्योतिष में आपको? अरे अनिरुद्ध अनम्यूट करो भाई। अनम्यूट करिए सुषमा जी। सॉरी सर, मेरी तो फर्स्ट ही क्लास है, लेकिन मैंने मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी थी। मेरी कोई बात क्लास नहीं, फर्स्ट है, तो कोई लेकिन आपने इतना समझाया, अब मुझे कोई मतलब बात नहीं सुषमा ऐसा जी। हुआ कि क्योंकि ना मुझे मैंने करना ही मैंने है। मैंने ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि हाँ तुम्हारा जी, लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। ठीक है, हाँ सर आप कह सकते, क्योंकि हाँ, मैंने तो कोई बात नहीं, तुम बस। चिंता ना करो। अभी हाँ जी, हाँ, है, तुम्हारा ज्ञान जो है थोड़ा सा अत्र तत्र सर्वत्र फैला हुआ है। मैं समझ गई हम सर। उसको तागा दे देंगे अगर भगवान ने चाहा और हम लोग साथ हैं तो हम तुम्हें उसको एक ऐसा तागा प्रदान करेंगे कि जो अत्र तत्र सर्वत्र वाली चीजें हैं वो एक साथ जुड़ जाएंगी। सही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका सही है, लेकिन अभी क्योंकि बेसिक फंडामेंटल कुछ लैक कर रहे हैं इसलिए आप चीजों को कोरिलेट नहीं कर पा रही हो। कोई बात नहीं, हमारी शुभकामनाएं, चिंता मत करो। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। चिंता की कोई बात ये नहीं है। अब जब ज्योतिष में मैदान में आ गई हो तो ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, निकल ही जाओगी, भवसागर पार कर ही जाओगी। इंद्र देव दास जी से बात करेंगे।
थैंक यू सुषमा जी। ओके, थैंक यू। सर मेरे इंद्रदेव दास। हाँ और हाँ मैं नया प्रणाम। हूँ सर, बहुत मैं एस्ट्रोलॉजी में नया हूँ और हाँ मैं सीख रहा हूँ। आप बहुत बेहतरीन समझा रहे हैं। मेरे मतलब मैं जानता हूँ थोड़े बहुत नक्षत्रों का, मैं क्लास किया हूँ, ओके। तो मुझे पता है। तो आप बेहतरीन बताया, जैसे कि आपने बोला कि पढ़ा, पहले पढ़ा में अगर वो आएगा तो वो क्या बोलेगा, जैसे हम अश्वनी से लेते हैं कि हीलिंग, तो आपने हाँ, बिल्कुल उसको बड़े अच्छे से बताया कि जैसे अश्वनी से लेते हैं कि वो दिखावा करता है। अश्वना जिस भी पदा में आता है वो दिखावा हाँ, करता है। तो वो जब वो हाँ, दिखावा करेगा तो वो आप समझ में आएगा कि पहले में होगा तो अपनी बॉडी के लिए दिखावा करेगा, से वेरी हो गुड। सकता है सेकंड में आएगा तो वो अपनी वाणी से धन या के, धन के लिए करेगा, धन के धन लिए का दिखावा वैल्यूज, करेगा। वैल्यूज का दिखावा करेगा। हाँ, वैल्यूज करेगा। तीसरे में आएगा तो हो सकता है पराक्रम कम्युनिकेशन, का, छोटे भाई बहनों का, पड़ोसी का। हाँ उसका है। डिवाइस दिखाएगा, अपने जो फोन्स हो ये सब दिखाएगा, ये है। बहुत बढ़िया, चौथे में वेरी आएगा गुड। तो घर का दिखावा करेगा। राइट, अपनी गाड़ी का दिखावा करेगा। हाँ गाड़ी का दिखावा करेगा, व्हीकल्स देखते हैं अपन। बेहतरीन है सर, बहुत पसंद आया मेरे को। और बाकी अब जब ये एनर्जी आप एक बार समझ लेंगे, तब शिव भगवान जो कहानियां बताते हैं उनको तुरंत कोरिलेट कर पाएंगे। अभी हमने कहानियों पे तो हम आए नहीं, अभी तो हम खाली आपको बेसिक संस्कार जैसे कि अभी बोला था संस्कार हाँ डालने वाले, अभी तो सिर्फ जी। बेसिक संस्कार डाल रहे हैं। कहानियां तब आएंगी तब आप समझ पाओगे, अदरवाइज तो कहानी आप नहीं समझ पाओगे, सिर्फ पढ़ पाओगे। इसलिए इतनी हाँ मेहनत की जा रही नहीं है। नहीं, आपने बहुत सही, आपने जो पिछला आधा घंटा जो लिया आपने, आपने उसको बेस किया पूरा। मैं क्योंकि पढ़ा हूं, मैं क्रम का आप सही था, मैं पढ़ा उसको करता हूँ। पर वो जो कहानियां है उसमें वो बोल देते हैं कि शिव जी ने बोला, वो लक्ष्मणपुर में पैदा हुआ, ये वो, तो वो सब वो जब तक आप जो समझा रहे हैं ये बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। और मैं पूरा 3 घंटे का क्लास करूंगा, इसमें कोई दिक्कत दो मत चलिए नहीं। ओके, वेलकम। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अल्टीमेटली जैसे अब आपको समझ में आया कि कैसे अश्विनी में होने पर भी अलग अलग चरण का, अब यही अलग अलग चरण की कहानियां हैं। यानी एक अश्विनी की एनर्जी में शंकर भगवान चारों चरणों की हर 108 कहानियां, अलग अलग थीम कहानियां, कर्मा बताते हैं, और उससे हिसाब से हमें इस जन्म की चीजों को समझना पड़ता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली सब नक्षत्र के चरण जो है अलग अलग टीचर हैं, जिनका अलग अलग डिफरेंट स्टाइल है। यानी एक नक्षत्र 4 एक्सप्रेशन, वन नक्षत्र 4 एक्सप्रेशन हमें सीखने हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स ग्रह एंड कर्मा। प्लैनेट कभी भी कर्मा क्रिएट नहीं करते हैं। अभी आपके लिए थोड़ी अजीब बात होगी, तुम्हें लगता है अरे शनि ऐसा है तो शनि ने ये कर दिया। प्लैनेट नेवर क्रिएट कर्मा। इन प्लेस ऑफ क्रिएटिंग कर्मा, प्लैनेट डिलीवर कर्मा, प्लैनेट कर्मा को डिलीवर करते हैं। ये बहुत जरूरी है। अब कैसे? जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो कोई लॉ थोड़ो बनाते हैं, वो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आरटीओ में है, तो आरटीओ में वो उसने थोड़ा लॉ बनाया है, वो तो एक कोई थिंक टैंक होता है जो बनाता है, सरकार पॉलिसी बनाती है। अब आरटीओ का ऑफिसर उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराता है। आईएएस हो, पुलिस वाला हो, पुलिस वाला थोड़ा कोई लॉ बनाता है, पुलिस वाला तो सरकार के बनाए लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, दे सिंपली इम्प्लीमेंट। ध्यान रखना, सैटर्न कोई पनिश थोड़ो करता है। सैटर्न सबसे ज्यादा तुम लोग किससे डरते हो? अरे शनि आ गया, 7.5 आ गई, ढैया आ गई, कष्टक शनि, अष्टक शनि, पता नहीं कौन कौन से शनि से डरते रहते हो। तो शनि कहाँ पनिशमेंट देता है? क्या कोई प्लेनेट पनिशमेंट देता है? शनि कब देता है पनिशमेंट? कभी नहीं देता है। शनि तो तुम्हारे जो अनपेड कर्मा है उनको डिलीवर करने आता है। तो कोई भी प्लान डिलीवर कर सकता है। अब उसमें क्योंकि गुरु अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो तुम उससे बड़ा खुश रहते हो। अब शनि तो मतलब मीठा मीठा गप गप, वो कड़वा कड़वा थू, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भैया खाली शुक्र, गुरु, चंद्रमा और बुध की अच्छी अच्छी मीठी मीठी चीजें खाएंगे, राहु केतु शनि की चीजें ना देना हमको? ऐसा कहीं हो सकता है? कर्मा तो दोनों तरफ है तुम्हारे, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो अब शनि जब तुम्हारे ही अनपेड कर्मिक जब तुम्हें देने आ रहा है तब तुम तड़फ रहे हो, परेशान हो रहे हो। शनि नहीं पनिशर है, शनि तो खाली इज अ डिलीवरी बॉय हु इज नाउ गोइंग टू, तुम्हारे ही अनपेड कर्मा जो है कोई का जो उधार चढ़ा हुआ है उनको पूरा करने आ रहा है। अब जैसे इसमें क्योंकि डिपार्टमेंट उसके पास इस तरह का है, इसलिए वो बेचारा खराब कहा जाता है। जुपिटर के पास क्या है? तुम्हारे मेरिट्स, एक्युमुलेटेड मेरिट्स को देने का डिपार्टमेंट है, इसलिए उसको अच्छा कहा जा रहा है। जुपिटर कोई अच्छा थोड़ो है, लेकिन चांस की बात, जुपिटर के पास जो डिपार्टमेंट है उसमें अच्छाइयां देना का काम है जुपिटर के पास। और शनि के पास
जो कर्म छोड़ आए हो, नहीं कर रहे हो, वो पूरा कराने का काम है। तो अब भैया दोनों एक, दोनों, अब तुम खुद समझ लो तुम किससे खुश रहोगे, किससे तुम्हें तकलीफ होगी। लेकिन है तुम्हारे ही दोनों हिस्से, दोनों चीजें हैं तुम्हारी, लेकिन दोनों के पास डिपार्टमेंट अलग अलग है। जुपिटर के पास मेरिट्स, एक्युमुलेटेड मेरिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का डिपार्टमेंट है, वो एक्सपेंशन है, वहां तुम्हें बड़ा मजा आता है। अरे आज जुपिटर ने हमारे पैसे को छू लिया, 10 गुना बढ़ गया, और शनि ने हमारे पैसे को छू लिया, कम हो गया। क्यों? तो क्या जीवन में शनि का चैप्टर नहीं सीखना है? मतलब सब मीठा ही मीठा खाना, ये कुछ समझा नहीं तुमने ज्योतिष में आज तक, और बड़ी बड़ी चीजें पढ़ डाली। अब जैसे क्या है, मार्स दोनों तरह से काम कर सकता है, इसीलिए दो राशियां भी होती कई कई लोगों की। वो तुम्हारे करेज पे तुम्हें रिवॉर्ड भी दे सकता है, और अपनी स्ट्रेंथ के मिसयूज करने पे तुम्हें एक्सपोज भी कर सकता है। अब देखो, इसलिए हर प्लेनेट के भी दो अलग अलग रूप हैं। यानी मार्स जो है, अगर तुमने करेज है, करेज का रिवॉर्ड भी देगा, और अगर स्ट्रेंथ गलत, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे स्ट्रेंथ को लोगों के सामने एक्सपोज भी करेगा, गलतियों को। वीनस के पास भी दो रोल है। एक तरफ वीनस तुम्हारे अटैचमेंट को टेस्ट भी करता है, और एक तरफ वीनस तुम्हें एंजॉयमेंट भी देता है। एंजॉयमेंट भी दे रहा है, और तुम्हारे एंजॉयमेंट के बाद जब अटैच हो जाओगे तो उसको टेस्ट भी कर रहा है, कितना अटैच हो गए। मरकरी क्या रिफ्लेक्ट करता है? तुम्हारा इंटेलेक्चुअल कर्मा, इंटेलेक्चुअल कर्मा तुमने कितना हिसाब किताब है। मून तुम्हारा इमोशनल कर्मा। तो अल्टीमेटली ये समझना बहुत जरूरी। सन क्या है? सन जो है वो तुम्हारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कर्मा है। वो खराब थोड़ो है, तुम नहीं सीखोगे तो तुम्हें बार बार सिखाएगा, गलत डेबिलेटेड बैठ के सिखाएगा, सीखोगे एग्जॉल्टेड बैठ के भी सिखाएगा, मित्र राशि से बैठ, तो वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी ही चेहरा तुम्हें शीशा दिखाने आया है। हम उसको गलत समझते हैं। राहु क्या है? तुम्हारी अनफिनिश्ड डिजायर्स को मैग्नीफाई करके तुम्हें वो चैप्टर सिखाएगा। केतु क्या है? तुम्हारी जो प्रीवियस मास्टरी है, प्रीवियस मास्टरी के जो एक्सपीरियंस है, एरिया ऑफ डिटैचमेंट है, उनके लेसन सिखाएगा। तो अल्टीमेटली चलो इसको एग्जांपल से समझ लो, तुम्हें और आसान हो जाएगा। मान लो सैटर्न जो है 10th हाउस में है, मान लो थोड़ी देर के लिए सैटर्न 10th हाउस में है, और जातक को करियर में रिपीटेड करियर में डिले मिल रहा है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, ये भी तो उसी का किया हुआ कुछ कर्मा है। इस डिले से उसको सीखना है, क्योंकि सैटर्न उसको क्या सिखाना चाहता है, क्यों डिले करा रहा है? क्योंकि सैटर्न वांट्स टू टीच हिम पेशेंस, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि सैटर्न मान रहा है कि अगर तुमको तो लग रहा है यार सैटर्न मेरा डिले करा रहा है, और सैटर्न कह रहा है कि अगर मैंने आज तुमको ये चैप्टर नहीं सिखाया पेशेंस, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो आगे जो तुम 20 करोड़ रुपया कमाने वाले हो वो बर्बाद कर दोगे। और तुम अभी 2 करोड़ में फंसे हुए हो कि यार 2 करोड़ से हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, हमारा कब धंधा 5 करोड़ का होगा। सैटर्न को पता है कि तुम 20 करोड़ अभी भी, अगर हम तुम ये वो छोड़ दे तो तुम 20 करोड़ तक पहुंच जाओगे, लेकिन 20 करोड़ संभाल नहीं पाओगे। तो सैटर्न क्या कहता है, ऐसा करो इसको 2 करोड़ में भी फंसा के रखो, पहले इसको पेशेंस सिखाओ, इसको डिसिप्लिन सिखाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये पूरा अपना लेसन, मेरा क्लासरूम का लेसन पूरा सीख ले, तब इसको 20 करोड़ देना। नहीं, मान लो अभी मैं इसको दे भी दूं इस पागल आदमी को, तो ये बर्बाद कर देगा। इसलिए सैटर्न की विद्या हमको उस समय नहीं समझ में आती है, लॉन्ग टर्म में समझ में आती है। लेकिन हम इम्पेशंस होते हैं, अरे यार हमारे पास तुरंत मिल जाए, पर इसी में फंसे रहते हैं। तो जैसे ही पेशेंस, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जातक के अंदर मेच्योर हो जाएगा, सैटर्न अपने हाथ खोल देगा, जाओ बेटा 20 करोड़ क्या 200 करोड़ कमाओ। हम अभी उस लायक बने नहीं, और इच्छा हम सब बड़ी बड़ी कर रहे हैं। 2 करोड़, कहते हैं ना बिच्छू का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डालें, तो वो पता है काट लेगा सांप, तो तुम्हें वो मंत्र सिखा नहीं रहो, तुम बिल्कुल लालाई, तो हमें बस मंत्र सिखा दो, आधा सीख के तुम्हें कटवा दे। इसलिए सैटर्न की उसकी इतनी फिलॉसफी है, उसका इतना एक तरीका है, गुरु की तरह तरीका नहीं है उसका। इसलिए हमें लगता है कि यार सैटर्न सबसे बुरा है हमारे लिए, लेकिन उसकी असली फिलॉसफी जिस दिन जान लोगे, सैटर्न से सबसे ज्यादा प्यार करोगे। तो लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करके रखा है उसने। क्योंकि ये तो तुम्हें पता है, सैटर्न कैन डिले बट नेवर डिनाई। 50 बार तुमने ये बात सुनी है, सैटर्न कैन डिले बट नेवर डिनाई, लेकिन कभी इसमें मंथन किया क्यों? आज समझ में आ गया होगा क्यों। क्यों? क्योंकि तुमने अभी इस लेवल के तो लेसन सीखे नहीं है। आगे अगर वो तुम्हें कुछ दे भी देगा तो बर्बाद हो जाएगा। तुमने देखा हो ना, कईयों को जो बिना मेच्योर हुए जब चीजें मिल जाती हैं तो वो क्या होता है, एक कहावत है ना कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता है। मान लो गंजे हो, तुमको नाखून दे दे तो तुम अपनी सरनोश डालोगे, या बंदर को अस्तूरा नहीं दिया जाता है, अपने नुकसान कर लेगा। इसलिए तुम अभी वो बंदर हो, उसको गुलाटी मारना सीखना प्रॉपर, तब तुम्हें देगा अस्तूरा।
अगर ये छोटी छोटी बातें हमारी माइंड में बैठा लोगे तो तुम्हारी लाइफ विल कंप्लीटली चेंज योर परसेप्शन टूवर्ड्स द नेगेटिव मेलेफिक प्लैनेट। कोई मेलेफिक नेगेटिव बेनिफिक नहीं होता है। हर प्लैनेट तुम्हारा ही पिछले जन्म का लेखा जोखा तुम्हें सिखाने आया है, जो तुम छोड़ आए, नहीं सीखे, फिर काहे रोते हो। लेकिन हमें रोने की आदत होती है। मान लो जुपिटर इन 5th हाउस, तो क्या है? नेचुरल विजडम है। 5th हाउस जुपिटर, नेचुरल विजडम। यू कैन बी अ गुड टीचर, योर चिल्ड्रन विल बिकम फॉर्चुनेट। तो क्या है? पंचम पूर्व जन्म का पुण्य है। तो इसका मतलब पिछले जन्म के जो पुण्य है उनके कारण प्रीवियस लाइफ की लर्निंग आज तुम्हें फल दे रही है। प्रीवियस लाइफ में जो तुमने अच्छे काम किए उसकी वजह से यू आर नेचुरल, तुम्हारे पास नेचुरल विजडम है, तुम अच्छे टीचर हो, तुम्हारे बच्चे फॉर्चुनेट हैं, तुम्हारी बुद्धि प्रखर है। क्यों? अब देखो, समझो इसका कैसे चीजें होती है। तो पाप और पुण्य को भी समझो, तब तो कर्म विभाग संहिता में तो चलेंगे, लंबी यात्रा है, बहुत दिन मेरे साथ रहना आने वाले दिनों में। लेकिन इसको फंडामेंटल जब तक मजबूत नहीं करोगे मामला बनेगा नहीं। और हमेशा ध्यान रखो, अच्छे कर्मा का मतलब हमेशा लग्जरी नहीं है कि सिंहासन में बैठेंगे बहुत बड़े आराम मिलेगा। गुड कर्मा का मतलब, पाप और पुण्य की अब बात करते हैं थोड़ी देर। गुड कर्मा का कभी भी मतलब नहीं है कि हमेशा लग्जरी हो, और बैड कर्मा का हमेशा मतलब नहीं है कि गरीबी हो। अब इसको समझो। कई बार एक संत हार्डशिप चुनता है। वो कहता है मुझे संत चाहे तो उसके पास सारे आराम मिल सकते हैं, लेकिन वो फिर भी कठिन जीवन चुनता है। कम खाना, पेड़ के नीचे रहना, दो कपड़े में रहना। संत ये जो हार्डशिप चुनता है, वो क्यों चुनता है? क्योंकि वो चाहता है कि उसका इवोल्यूशन जो है वो रैपिड हो जाए, थोड़ा तेजी से हो जाए। तो हार्डशिप से अपने आप को जल्दी मेच्योर करके परिपक्व करना चाहता है। हार्डशिप में आराम नहीं अपने लिए चुनता है। ही चूजेस हार्डशिप फॉर हिज रैपिड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। और उसी तरफ दूसरे एक वेल्दी पर्सन मानसिक रूप से सफर कर सकता है। ठीक है। अब बता रहे हैं बैड कर्मा डज नॉट ऑलवेज मीन्स पॉवर्टी। तो यहाँ पे ये समझो, कर्मा जो भी है, कर्मा वो इनर एवोल्यूशन है। कर्मा को हमेशा जज करो उसके इनर एवोल्यूशन से। एक्सटर्नल कंफर्ट से सिर्फ कर्मा को जज करने की अच्छी जरूरत नहीं होती है। एक बहुत पैसे वाला मानसिक रूप से परेशान है, आज यार उसका पैसा देना है, आज बैंक की एफडी, आज बैंक का ब्याज जाना है, मेंटली सफर कर रहा है। तो सिर्फ पैसा देख के, एक्सटर्नल कंफर्ट देख के उसके कर्मा को जज मत करो। तो किसी के साधु को बहुत सिंपल जिंदगी जी के भी कर्मा को जज मत करो। इसमें भी फर्क है। आप जैसे समझो, एक वेल्दी बिजनेसमैन, उसको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, और एक गरीब किसान दिन भर कमर तोड़ मेहनत करके ऐसा घोड़े बेच के सोता है, तो फर्क है। तो अब देखो दोनों में फर्क। तो किसके पास ज्यादा खुशी, हैप्पीनेस है? एक करोड़पति जो कि बेचारा नींद ना आने, चिंताओं के कारण नींद नहीं है, और एक गरीब किसान जो बिस्तर पे जाते ही सो जाता है। तो कौन ज्यादा खुशी है? खुश कौन है? आनंद में कौन है? तो एक्सटर्नल वेल्थ और कार्मिक मेरिट्स, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। किसान जिसको नींद आ जा रही है वो खुश है ज्यादा कि चलो ठीक है, बाकी तो हर आदमी की इच्छाएं, वो तो एक अलग मैटर है। ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। अब कर्म विपाक संहिता के अकॉर्डिंग रेमेडी पर भी काफी काम किया गया है। शिव पार्वती के संवाद में है, इनको इनको हम लोग आगे ब्रेक करके समझेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, रेमेडीज अकॉर्डिंग टू कर्म विपाक। सबसे पहली चीज तो समझ लो, लिख लो, रेमेडी डू नॉट रेमेडी डू नॉट और रेमेडी कैन नॉट इरेज योर प्रारब्ध कर्म। रेमेडी कभी भी तुम्हारे प्रारब्ध कर्मा को मिटा नहीं सकती है। ओनली रेमेडी कैन डू, दे कैन रिड्यूस सफरिंग। तुम्हारे मन को इतना पावर दे दें कि तुम्हें उसकी उतनी आंच ना लगे, उतना कष्ट ना हो, तुम उसको झेल ले जाओ। रेमेडी कैन इंप्रूव इनर मेच्योरिटी इनसाइड यू। जो तुम कच्चे मन से चीजों को परसीव करते थे, समझते थे, फिर परेशान हो जाते थे, तुम्हारे अंदर मेच्योरिटी आ जाए। जैसे किसी की संतान का की मृत्यु हो गई, अब तुम कहानी सुनो तो तुम्हें पता है कि इनर मेच्योरिटी कैसे आती है। रेमेडी, गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री आई कि मेरा बच्चा
की डेथ हो गई और मैंने सुना है आप बहुत बड़े संत हैं, भगवान हैं, तो आप मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। तो गौतम बुद्ध उसको समझाते रहे कि बिटिया ये नहीं हो सकता, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है, हम चाह कर भी नहीं कर सकते। बोली वो, लेकिन वो अड़ गई कि नहीं, हम कुछ नहीं जानते, आप मेरे बेटे को जिंदा करो। तो जब गौतम बुद्ध उसको समझा के नहीं समझा पाए तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दे रहे हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बोले जाओ कि आज सूरज अस्त होने से पहले किसी भी घर से एक कटोरा चावल ले आओ जहां पे कभी मृत्यु ना हुई हो। बोलिए मैं लेके आती हूँ। अब उस बेचारी दौड़ती हुई हर घर में, मैं भैया एक कटोरी चावल दे दो। बोले हाँ ले लो। बोली लेकिन इसके सुनिए, आपके घर में आज तक कभी कोई मृत्यु नहीं हुई हो तब दीजिएगा। बोले नहीं, अभी पिछले साल हमारे दादा की डेथ हो गई। अगले घर में गई, करते 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 शाम, इधर शाम होती जाए, वो घर एक के घर दूसरा, ऐसा कोई घर उसे मिला ही नहीं जहाँ कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। कहाँ से चावल लाती? तो अल्टीमेटली शाम होने से पहले उसको रियलाइजेशन हो गया, मेच्योरिटी आ गई कि मृत्यु एक स्वाभाविक चीज है। तो अल्टीमेटली यही हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली रेमेडी क्या करती है? दैट इंप्रूव योर इनर मेच्योरिटी। इनर मेच्योर हो गए भाई आप, तो अब आपने, आपका परसेप्शन बदल गया। मेच्योरिटी में आप चाहे वो मंत्र हो नग हो, आपको कहीं ना कहीं एक प्लेसेबो इफेक्ट मिल गया कि यार ये तो सत्य है, हम इससे कहाँ तक भागेंगे। तो मेच्योरिटी ये रेमेडी ये भी देती है। और क्योंकि रेमेडी अच्छी चीजों से कराई जाती है, किसी का दान, किसी का पुण्य, किसी का सेवा, तो क्या होता है? फ्रेश क्रियमाण पुण्य कर्मा जनरेट हो जाता है। तो चलो हमारे संचित में कुछ अच्छाई भी तो जुड़ रही है, भले आगे मिले, कभी कभी तुरंत फल भी मिल जाता है। क्योंकि अब हम जब किसी की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा ले रहे हैं, किसी की दवाई का जिम्मा ले रहे हैं, किसी को कपड़े दे रहे हैं, किसी को भोजन करा रहे हैं, तो हमारे फ्रेश पुण्य भी तो जनरेट हो रहे हैं। अब फ्रेश पुण्य में कुछ तो अभी मिल जाएगा, और कुछ मान लो नहीं भी मिलेगा तो हमारे बैकलॉग में तो जुड़ेगा अच्छाई, वेयर हाउस में, संचित में। इसलिए रेमेडी, पहले रेमेडी का फंडामेंटल समझो क्या है कर्म विपाक के अनुसार। बाकी तो सारी जब कहानी आएंगी उसमें तो बहुत तरह की, कि सोने की मूर्ति बना के दान करो, गौ दान करो, इतने सिक्कों से तौल के अनाज दान करो, बहुत तरह की रेमेडी दी है। लेकिन उनका फंडामेंटल पहले समझो, रेमेडी में ही सारे एस्ट्रोलॉजरों की मेन प्रॉब्लम मैंने जानते हो क्या देखी? सब रेमेडी के दीवाने हैं। कोई भी ज्योतिषाचार तो बनना ही नहीं चाहता है, सारे के सारे उपायाचार बनना चाहते हैं। तो तुम लोग कब तक उपायाचार बनते रहोगे? खैर पैसा तो उपायाचार बनने में ही है, हम लोगों को कौन सा पैसा मिल रहा? पैसा तो उनको मिलता है जो उपाय पे उपाय बताते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। तो अब ये तुम लोग डिसाइड करो कि तुम्हें उपायाचार बन के कर्म विपाक अपने कर्म बढ़ाने हैं, या ज्योतिषाचार बन के अपने कर्म ठीक करने हैं। तो आगे चलते हैं। दान, सबसे पहली चीज है दान। ठीक है, दान का मतलब है, सबसे पहले तो दान का मतलब है करेक्ट डीड्स, 12th हाउस, करेक्ट डीड। अब नॉर्मल क्या है? भूखों को खाना खिलाना से क्या होता है? आपका अपने धन के प्रति अटैचमेंट घटता है। तो ये एक इनर माइथोलॉजी है कि जब आप भूखों को खाना खिलाते हैं तो दैट रिड्यूसेस अटैचमेंट टू योर अटैचमेंट टुवर्ड्स योर वेल्थ। तो दान। फिर आता है जप। जप क्या करता है? जप प्यूरिफाइज द माइंड। तो उसने लिखा ना कि गायत्री, इतने लक्ष्य गायत्री के जाप करो, शंकर भगवान बताएंगे आगे कहानियों में। तो जप से क्या होता है पहले इसको समझ लो फंडामेंटल। जप इज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, यानी माइंड मतलब चंद्रमा का प्यूरिफिकेशन, माइंड का प्यूरिफिकेशन, अपने मस्तिष्क का प्यूरिफिकेशन, जो गलत विचार आते हैं, जो तामसिक हरकतें वो बंद हो, इसलिए जप। जैसे रिपीटेडली महामृत्युंजय इलनेस में करने से क्या होता है? आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है, इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है। उससे आप खड़े हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, ये कोई मतलब नहीं है इससे। इनर स्ट्रेंथ बढ़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तप करने से क्या होता है? तप मतलब तपस्या, यानी डिसिप्लिन्ड लाइफ। तप से होता है डिसिप्लिन बिल्ड होता है। जैसे डेली वॉक करना, सूर्योदय से पहले उठना, ठीक है, ये तप है। फिर व्रत है, व्रत का भी महत्व बताया है शंकर भगवान ने। व्रत क्या है? व्रत से आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। जैसे किसी जन्म में आप मीठा खाने के बहुत आदी थे, और उस मीठा खाने के चक्कर में आपने कुछ पाप कर्म कर डाले, तो व्रत से सेल्फ कंट्रोल करके अपने आप को स्ट्रेंथेंड करना है इस जन्म में। इसलिए व्रत बताया शंकर भगवान ने कि ये पिछले जन्म में जो गलती करी थी, इस जन्म में अगर ये व्रत करेगा तो इसके अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगा, और सेल्फ कंट्रोल आएगा तो इसके का जीवन आसान हो जाएगा। लाइक एकादशी का फास्ट करें, कोई भी आप फास्ट करें। इसके बाद बताते हैं वो प्रायश्चित। ये सब कहानियों में आपको एक एक करके मिलेगा प्रायश्चित में, कि कैसे क्या करो, गाय दान करो, सोने की मूर्ति बना। तो यानी प्रायश्चित का मतलब क्या है? नाउ
बहुत बड़ी चीज होता है प्रायश्चित। प्रायश्चित इज नथिंग बट व्हेन यू एक्नॉलेज, यानी यू आर एक्नॉलेजिंग योर मिस्टेक्स। सबसे बढ़िया यही है, एक्सेप्टेंस। पहले तुम एक्सेप्ट तो करो कि मैंने गलती की है। हम लोग आज इतनी उम्र के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं होते हैं, गलती को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते दूसरे के सामने, ईगो आ जाती है। तो प्रायश्चित बहुत बड़ी चीज है, एक्नॉलेजिंग मिस्टेक एंड सीकिंग फॉरगिवनेस। करेक्टिव एक्शन लें हम उसके बाद। तो जैसे मान लो किसी जन्म में या इस जन्म में भी तुमने लोगों को चीट किया, हाँ, अब चीट तो कर लिया तुमने, तो अब क्या करो, लोगों के बच्चों की पढ़ाई में योगदान करो, लेकिन बिना उम्मीद के कि बदले में मुझे ये मिलेगा। वहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। हम लोग रेमेडी भी करते हैं, हम जानते हो हमारा सबसे ज्यादा फ्यूज कब उड़ता है जब हमसे कोई कहता है गुरुजी रेमेडी बता दो, हम उसको रेमेडी बताते हैं, बड़े दिल से बताते हैं। फिर वो कहता है गुरुजी हमारा काम हो जाएगा ना, बस हम कहते हैं अब तो, मन में सोचते हैं, उससे नहीं बोलते, हम समझ जाते हैं नहीं होगा। ये क्या बोले, मतलब रेमेडी भी तुम कर रहे हो, रेमेडी पूछ भी रहे हो, फिर सोच रहे हो कि मेरा क्योंकि अब ये काम होना है इसलिए मैं रेमेडी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो क्या होगा। विदाउट एक्सपेक्टेशन रेमेडी करोगे तो फायदा होगा। किसी ने तुम्हें एक रास्ता बता दिया कि ऐसा करो, लेकिन तुम वो करोगे तो तभी ना कि जब तुम्हें लगेगा हाँ यार अब मेरा ये काम हो जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, अब मेरे संतान पैदा हो जाएगी। एक्सेप्ट, गलत है वो, इट्स नॉट गुड। रेमेडी हमेशा विदाउट एक्सेप्ट एक्सेप्शन, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, एक्सपेक्टेशन की होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी चीज है प्रायश्चित, रेमेडी। लोग फंसे रह जाते हैं पूरी जिंदगी। तो अल्टीमेटली आशा करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं 1 मिनट 2 मिनट का ब्रेक लूंगा बोलते बोलते थक गया। फिर मैं तो प्रैक्टिकली 1 2 नक्षत्र करके हम लोग आगे चलेंगे। तो अल्टीमेटली हॉरोस्कोप जो होता है वो दैट इज नॉट अ पनिशमेंट चार्ट, वो जो है ईश्वर का, गॉड का कैरिकुलम है। नक्षत्र जो है उसके चैप्टर हैं, पदा जो है वो उसके क्लासरूम हैं, प्लेनेट जो है उसके टीचर हैं। ध्यान रखना ये सब, ठीक है। और लाइफ के इवेंट्स हैं एग्जामिनेशन। और फ्री विल क्या है, फ्री विल है स्टूडेंट का एफर्ट, हमारा एफर्ट। और डिग्री क्या है, दैट इज द अल्टीमेट लिबरेशन, मोक्ष, केवल। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। तो समझो, कर्मा ये डिटरमाइन करते हैं कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, फ्री विल डिटरमाइन करती है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और जो कृपा होती है वो, कृपा ग्रहों की, गुरु की, वो ये बताती है कि कितनी जल्दी हम इससे इवॉल्व हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ज्योतिष का हायर पर्पस इज नॉट प्रिडिक्शन एलोन बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर कैरेक्टर थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कर्मा इन योर चार्ट। समझ में आया, इंपॉर्टेंट है वो। चलो, अब जो कोर स्टडी आने वाले दिनों में होनी है उसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले कार्मिक पर्पस ऑफ अश्विनी नक्षत्र फर्स्ट पदा से चलते हैं। तो सबसे पहले सोल इज बॉर्न इन अश्विनी नक्षत्र फर्स्ट पदा। इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल पदा जो आने वाले दिनों में 108 तक करेंगे, कोरिलेट करेंगे नक्षत्र पदा, नवमांश और ग्रह को, अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स, और हॉरोस्कोप का एनालिसिस, केस हिस्ट्री बना के करने का प्रयास करेंगे। तो अब सबसे पहले समझो फंडामेंटल प्रश्न, कर्म और बर्थ। अब शुरू करते हैं कहानियां, जो शिव और पार्वती की वो अगले क्लास से लेंगे। यहाँ पे समझना, एक एग्जांपल से समझते हैं। मून नक्षत्र क्या बताता है, मून का नक्षत्र, मून जिस नक्षत्र में है वो इंडिकेट करता है प्राइमरी कार्मिक लेसन। लेकिन ये जो प्राइमरी कार्मिक लेसन है, दिस इज नॉट चूजन बाय एनी अदर पर्सन, दैट इज चूजन बाय द सोल फॉर दिस पर्टिकुलर इनकारनेशन। अगर चंद्रमा हमारा उत्तराषाढ़ा में है, अगर मेरा, तो मेरी इस जन्म में सोल ने, इस इनकारनेशन में सोल ने उत्तराषाढ़ा के कार्मिक लेसन को सीखने के लिए चूज किया है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हमारी आत्मा में। तो अल्टीमेटली मून इज नथिंग
मून रिप्रेजेंट मनस, माइंड। चंद्रमा मनसो जातक, सूर्यो चक्षु अजाता। ठीक है, चंद्रमा मन का कारक है। तो कर्मा इज एक्सपीरियंस्ड थ्रू माइंड, इस माइंड से एक्सपीरियंस होते हैं कर्मा। और जन्म नक्षत्र यानी चंद्रमा किस नक्षत्र में है, वो बन जाता है पहला दरवाजा जीवन को समझने का, फर्स्ट डोर वे टू अंडरस्टैंड व्हाट, प्रारब्ध कर्मा। क्योंकि प्रारब्ध कर्मा की वजह से ही क्या मिलता है, जन्म मिल रहा है। पता है ना, संचित में से, बास्केट में से हम इकट्ठा करके जब बाहर निकले तो हमने जन्म लिया। तो इसका मतलब चंद्रमा का नक्षत्र पदा इज द डोर अवे, फर्स्ट ओपनिंग, फर्स्ट अपेरेचर, जहां से प्रारब्ध कर्मा को समझने का, तुम लोग कहते हो ना पूर्व जन्म का, पास्ट लाइफ, एक सेकंड, एक बार फंडामेंटल क्लियर हो जाए ना, किसी का भी कुछ भी तुम पकड़ के बता सकते हो। ये सब नाटक होते हैं जो टीवी पे दिखाए जाते हैं, सब वो अलग अलग फैंसी नामों से, पास्ट लाइफ थ्योरी, कर्मा थ्योरी, कुछ नहीं। पहले फंडामेंटल तो समझो है क्या, खेल क्या है, क्यों खेल है, क्यों चंद्रमा का नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट इज द डोर अवे ऑफ प्रारब्ध। अभी तुमको पूरी कहानी समझाई, प्रारब्ध लेके निकलो, तो चंद्रमा का नक्षत्र इज द डोर अवे ऑफ द प्रारब्ध। करो पहले इतनी तो दिमाग में बैठाई। भगवत गीता में क्या कहा गया है, चैप्टर, हाँ, कोई भी बर्थ एक्सीडेंटल नहीं है, एवरी बर्थ इज, चैप्टर 6 में भगवत गीता में पढ़ना, एवरी बर्थ इज रिजल्ट ऑफ प्रीवियस एक्युमुलेटेड कर्मा, जो कि इस जन्म में अनफोल्ड होंगे। समय के साथ साथ अलग अलग समय में अलग अलग जन्म लेंगे हम, तो उसमें वो अनफोल्ड होंगे, यही तो कहा गया है भगवत गीता के चैप्टर 6 में। अब इसको अगर नहीं समझ पाए तो क्या फायदा। ठीक है, तो एक पूरे स्कूल को नक्षत्र रूप में ले लो और अलग अलग क्लासेस को पदा के रूप में ले लो, और उन लेसन को हमें यहाँ समझना है। अब इसको एक अश्विनी के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र क्या है, 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट एरिस तक होता है। लॉर्ड कौन है, केतु है। डिटी कौन है, अश्विनी कुमार है। सिंबल क्या है, हॉर्स का हेड है। शक्ति क्या है, द पावर टू रीच क्विकली। अब वहां पे हीलिंग हटा दो थोड़ी देर के लिए, अब एक नई तरह से सीखो। अश्विनी के में ओवरऑल अश्विनी की शक्ति क्या है, पावर टू रीच एनी प्लेस क्विकली। तभी एम्बुलेंस सर्विस, इस तरह की सर्विसेज वाले अश्विनी नक्षत्र वाले बहुत होते हैं, इनको क्विकली पहुंचना है, रैपिड एक्शन फोर्स, दे आर अश्विनी प्रोमिनेंट, क्योंकि दे हैव द पावर टू रीच क्विकली, एम्बुलेंस सर्विस, इस तरह की आपातकालीन सेवाएं, ये सब अश्विनी प्रोमिनेंट पीपल होते हैं। तो अब माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड पहले समझो। अश्विनी कुमार आर द डिवाइन फिजिशियन ऑफ द देवास। उन्होंने ब्लाइंड लोगों को ठीक किया, उन्होंने लोगों को जवान बनाया, उन्होंने लोगों की जिंदगी बचाई। तो सोल, अब देखो, अब कर्म विपाक संहिता बोला, अभी स्टोरी एक भी नहीं लेंगे, शिव और पार्वती को बाद में लेंगे, पहले पहले समझो, बेसिक समझो। तो अब जब अश्विनी कुमार की जो माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड है वो क्या है, अंधों को आंख, चवन ऋषि, सुकन्या, ये सब कहानी तुम सुन चुके हो। किसी को जवान बना देना, किसी की जिंदगी बचा लेना, किसी के लोहे का पैर लगा दिया, किसी कुछ लगा दिया। तो सोल जो जन्म ली है उसका अनफिनिश्ड कर्मा किस चीज से रिलेटेड है। अगर कोई अश्विनी में पैदा हुआ है, अभी पदा की बात भी करेंगे, तो उसका जो अनफिनिश्ड कर्मा है इज कनेक्टेड विद हीलिंग, रेस्क्यू, न्यू बिगिनिंग्स, करेज और रैपिड एक्शन। तो कार्मिक लेसन जो सोल को सीखना है, मस्ट लर्न है, वो क्या है, अब यहां समझो, हाई छुपी हुई चीजें। स्पीड मस्ट बी गाइडेड बाई विजडम। उस स्पीड का कोई काम नहीं जिसके पीछे विजडम है। तुम्हारी स्पीड भी तभी काम आएगी जब उसके दैट स्पीड इज गाइडेड बाई विजडम। नेटिव ने पिछले जन्मों में क्या डेवलप किया, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। लेकिन इस जन्म में उसको क्या सीखना है, पेशेंस, बिकॉज मेनी लाइफ प्रीवियसली has developed a strong sense of taking initiative, but they were unable to learn patience. सीखना उसकी उल्टी चीज है, पेशेंस। इनिशिएटिव के साथ साथ पेशेंस भी सीखना है, क्योंकि उनको सिर्फ इनिशिएटिव आता है, अश्विनी कुमार की रश करना आता है। अब अगर प्रिडिक्शन की बात करो तो एग्जाम्पल देते हैं।
कई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होते हैं, दे रश ऑन अदर, दे कैन बी अश्विनी प्रॉब्लम। तो उनको क्या लर्न करना है, यू कांट एवरी टाइम यू कान रश ऑन द अदर पर्सन, पेशेंस भी डेवलप करना पड़ेगा। तो लाइफ उनको रिपीटेडली क्या टीच करती है, डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी, थॉटफुल एक्शन, ये सीखना है। यही शंकर भगवान कहानी के जो बताते हैं उसका छुपा मोटिव होता है। ये जब नहीं सीखोगे तो फिर अश्विनी तो पॉजिटिव प्रीवियस लाइफ में उनका कर्मा क्या रहा होगा, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि दे विल बी हीलर, दे विल बी फिजिशियन, दे विल बी हॉर्स ट्रेनर, दे कैन बी ट्रेवलर, दे कैन बी रिस्क्यूअर, दे कैन बी सोल्जर, दे कैन बी पाइनियर, दे कैन बी एक्सप्लोरर। ये पिछले जन्म में वो हो सकते हैं सब कुछ, ये पॉजिटिव है। निगेटिव में वो क्या हो सकते हैं पिछले जन्म में, जो कि कार्मिक इम्बैलेंस है, जो कि पूरा करना है, दे कैन बी इम्पेशेंट, दे कैन बी एरोगेंस, और दे कैन अबंडन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मिड वे, दे act before thinking, and there can be pride in their in his own abilities। ये इसके नेगेटिव प्रीवियस कर्मा, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आगे की पोजीशन से पता चलेगा। तो अल्टीमेटली स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इसका क्या है, इनके माइंड में क्या चलता है, आई विल एक्ट फर्स्ट, से इनको बदलना है अपने आप को। अश्विनी पाने में सबसे पहले इनको क्या है, आई विल एक्ट फर्स्ट की भावना को काहे बदलना है, आई विल एक्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग डिवाइन विल। अभी तक तो दे एक्ट फर्स्ट, लेकिन अब अश्विनी अगर है तो सबसे पहले क्या सीखना है, यही शंकर भगवान स्टोरी से इनडायरेक्टली समझा रहे हैं कि आई विल एक्ट। ज्योतिष का महत्व क्यों बढ़ जाता है, क्यों ज्योतिष जो है भाग बताने से ज्यादा बनाने की विधा है। बताना तो मेरे लिए बहुत आसान है, बता दें क्या होगा इससे पैदा होने से, उससे क्या होगा, जब तक तुम ये नहीं जाने कि मैं पैदा क्यों हुआ। बनाना है तुम्हें भाग, तुम बनेगा कैसे भाग, जब तुम ये जान लोगे कि मैं एक्ट तो पिछले कई जन्मों से करता आ रहा हूं अश्विनी में, लेकिन इस बार मुझे एक्ट करने से पहले डिवाइन की इच्छा को भी समझना है कि डिवाइन की इच्छा है एक्ट करना, तब मैं एक्ट करूंगा। ये है हिडन चैप्टर। अब इसको एक सेकंड में समझ लो, एक पदा का एग्जाम्पल ले ले, फिर आने वाले तो 107 पदा हम लोग करेंगे करेंगे। एरिस नोमांश, अभी जैसे पहले भी बताया था कि पदा वन में क्या है, वाइज एवोल्यूशन होना चाहिए। पदा वाइज कैसे एवोल्यूशन होगा अलग अलग पदा में, ये समझो। पदा वन इज एरिस नोमांशा, तो यानी प्लेनेटरी इन्फ्लुएंसर कौन हो गया, मार्स हो गया। तो लेसन क्या सीखना है, लेसन कहां कहां से आएगा लाइफ में, करेज, लीडरशिप, इनिशिएटिव। प्रॉब्लम कहां कहां से आएगी, अब पहले दोनों को बना लो। ये पहला एरिस नोमांशा मिलते ही एक तरफ तो करेज, लीडरशिप, इनिशिएटिव, और एक तरफ इंपल्सिवनेस, मार्स कैन आल्सो गिव इंपल्सिवनेस ना। तो अल्टीमेटली एक डॉक्टर जो है इमरजेंसी में ऑपरेशन तो बिना डरे परफॉर्म कर देता है, फियरलेस होके, मगर उसको इमोशनल सेंसिटिविटी भी थोड़ी बहुत सीखनी चाहिए। सर्जन जो कि फटाफट ऑपरेशन फेयरलेसली कर रहा है, मगर उसको इमोशनल सेंसिटिव भी होना लर्न करना चाहिए। ये है एरिस अश्विनी एरिस, ये सीखना है उसको। नो डाउट प्रिडिक्शन क्या है कि एरिस अश्विनी एरिस नोमांशा फियरलेस सर्जन, इमरजेंसी ऑपरेशन करने में फियरलेसली, कोई डर नहीं है, रात के 12 बजे बाद चीज बाढ़ बराबर, फिर उसको इतने से काम थोड़ा चलेगा। तो सर्विस टू एक्सीडेंट विक्टिम्स, फिजिकल डिसिप्लिन, ये सब इन सब की, अगर इन सब का भी हेल्प करने से भी उसको जातक को ये सब फायदा, ये भी एक रेमेडी है। और मंगल होने के कारण अगर रेमेडी देखा जाए तो अगर अश्विनी के पहले चरण में तो हनुमान वर्शिप इज द बेस्ट रेमेडी, राइट। तो इतनी बातें आशा करता हूं। अब ऐसे तो पूरी अभी क्योंकि हमने देखी कर्म विपाक संहिता तो लिया, ये अभी हमने शिव के द्वारा कोई भी क्योंकि अगर आप एक बार बेस समझ लेंगे, फंडामेंटल समझ लेंगे, तभी उन कहानियों का जेस्चर या कितना निचोड़ समझ पाएंगे, वो आसान हो जाएगा। तो अगर एक बार तरीका आपने पकड़ लिया ना, तो आज हमने अब आपको भी ये तरीका इसलिए समझा दिया। अगर आप आगे क्लास नहीं भी कर
हमें मिलते हैं, तो भी इतने फंडामेंटल से, स्व अध्याय से, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा, तो आज झूठ बोलने कोई मौका नहीं। स्व अध्याय से भी सीख सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको यहाँ पे आने की जरूरत ही है। पूरा एक तरीका आपको बदल गया, फ्रेमवर्क बदल गया। अब आप अपना बुद्धि का विकास करिए और धीरे धीरे अलग अलग जो टीकाकरण है किताबों के, वो मंगा के उन पर अध्ययन करिए, सीख जाएंगे। टफ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, वो बड़ी विशेष बात है। राइट। होप आज के अच्छे दिन पे हम लोगों ने एक अच्छा सार्व गर्वित चर्चा करी, तो कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा आप लोगों ने। मिलते हैं फिर किसी और दिन क्लास में। और किसी को कुछ पूछने वाली बात नहीं, देखो इसमें तो कोई बहुत बृहद सब्जेक्ट है, तो शालिनी हजेला से बात करेंगे हम, अगर वो चाहें तो। शालिनी जी हैं आप? एक मिनट शालिनी जी, एक मिनट। काफी लोग हैं ना, तो Just- शालिनी जी अनम्यूट करिए। शालिनी जी। कोई बात नहीं, शालिनी अगर नहीं बोल पा रही है तो फिर हम लोग प्रतीक से कर लेते हैं बात। राइट। हाँ भाई, मैं पैसे प्रतीक जी, हाउ आर यू? बस एक मिनट, बस मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ फिर से। कर दीजिए, कर दीजिए। Let me remind once again that the next class of Jigas ji, 30-day class, which is on Karam Vipat Samhita. It is on how to decode your past, present, and future. This class starts from 3rd of August. क्लास का टाइम रहेगा रात 9 से 10:30 बजे तक। क्लास रहेगा हफ्ते में 4 दिन। इस क्लास का आपको रिकॉर्डिंग दिया जाएगा और फॉर ऑल 30 डेज क्लास का स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और क्लास खत्म होने पर इसका ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस क्लास का एक्चुअल फीस ₹13,333, but discounted fees for tonight is ₹4,567 only, 4,567. And we have brought this 6 crystal Rakhi cum bracelet for your health, wealth, and prosperity, which contains tiger eye, green aventurine, green jade, pyrite, crystal quartz, and citrine. So you can order this by paying ₹200 only. And this is our banking details. चलिए। ओके भाई, प्रतीक से बात करेंगे और उसके बाद सुलेखा गोराई।